गर्भ संस्कार डे 5 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी हमारी प्रणालिका के मुजब हैप्पी गर्भ संस्कार सबको विश कर कर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे एक क्विक रिवीजन के साथ। सो लेट्स बिगिन विथ हैप्पी गर्भ संस्कार। वेरी गुड, सभी के रिप्लाई आना शुरू हो चुके हैं। आप सभी को वॉइस और वीडियो स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। आप अपने रिप्लाई शेयर करिएगा ताकि एक छोटा सा चेक ये भी हो जाए। यस, वेरी गुड। ढेर सारे स्माइलिंग फेसेस के साथ अब हम आज की यात्रा शुरू करते हैं। ग्रेट। सो टुडे इज डे 4, नहीं, टुडे इज डे 5। यस, तो पिछले 4 दिनों में हमने जो जो चीजें सीखी उनमें से कोई भी एक चीज, एक बात जो आपको याद है या सबसे ज्यादा पसंद आई, वो बात आपको रिप्लाई में भेजना है। सो बी क्विक, फटाफट आपके रिप्लाईज लाइए, क्योंकि आज का जो सेगमेंट है, आज की जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और मुश्किल है कि हम उससे 1.5 घंटे के समय में कंप्लीट कर सकें। इसलिए हम थोड़ा सा क्विक सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज। यस, गर्भ संवाद, ऑल स्टोरीज। आरती जी कह रही हैं गर्भ संवाद में बहुत अच्छा लगा। सुरेखा जी को एक्टिविटीज पसंद आई, आशीष जी को एक्टिविटी पसंद आई, जयश्री कोले जी को स्टोरीज में बहुत मजा आया। यस, फेसबुक पर भी हमारे सारे फ्रेंड्स हमें हैप्पी गर्भ संस्कार विश कर रहे हैं। आप सभी को भी हैप्पी गर्भ संस्कार। अभिमन्यु और सुभद्रा की स्टोरी मनाली जी को बहुत अच्छी लगी। संगीता जी को भी एक्टिविटीज में बहुत मजा आया। यस, वेरी गुड। चलिए साथ ही साथ हम गर्भ संस्कार के गोल्डन जो वर्ड्स थे, जो गोल्डन लाइंस थी गर्भ संस्कार के रिलेटेड, जैसे कि सुधार बीज में होता है वृक्ष में नहीं, ऐसी जो लाइंस थी जिन्हें हमें खास याद रखने का डिस्कशन किया था, वो लाइंस अब हम डिस्कस करेंगे। वो सारी लाइंस याद करेंगे वन बाय वन, ताकि जो नए फ्रेंड्स आज जुड़े हैं उनका थोड़ा रिवीजन हो जाए, उनको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाए कि क्या सारी बात हो रही है। थैंक यू सो मच वर्षा जी, आप कह रहे हैं कि सभी एक्टिविटी आपको पसंद आई, सब कुछ बहुत अच्छा था। गौरी जी कह रही हैं थर्ड डे पे जो स्टोरीज सुनी थी वो सब बहुत अच्छी थी। यस, इंक्रीजिंग टाइम स्पेंडिंग विथ बेबी इन द वूम। यस, सयाली जी कह रही हैं कि अब उन्होंने बेबी के साथ टाइम स्पेंड करना बढ़ा दिया है। ढेर सारे रिप्लाई हमें इस तरह के तो मिले हैं। मैक्सिमम मदर्स के यही रिप्लाई आ रहे हैं कि पहले तो मैंने कुछ भी नहीं किया था या बहुत कम टाइम स्पेंड करती थी, पर अब मुझे टाइम स्पेंड करने की समझ भी आ रही है और किस तरह से करना है वो भी पता चल रहा है। बिल्कुल सही, परफेक्ट, यही हमारा उद्देश्य था जो ऑलमोस्ट साकार होता नजर आ रहा है। करण जी कह रही हैं 80% डेवलपमेंट इन द वूम। यस, ये लाइन हमें बिल्कुल याद रखनी है। और ऐसी कौन सी लाइन थी? हमने 3 वर्ड्स कहे थे, जो 3 वर्ड्स आपको हमेशा याद रखने हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। उन 3 वर्ड्स को जीना है, उन 3 वर्ड्स को फॉलो करना है। यस, अंकिता जी कह रही है आई एंजॉय विथ माई बेबी। यस अंकिता जी, आप बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं। मनाली जी ने भी सही जवाब दिया है, जॉयफुल, पॉजिटिव एंड वर्चुअस प्रेगनेंसी। यस, दिस इज द गोल्डन लाइंस फॉर अस। ये 3 सूत्र हमें हमेशा याद रखने, ये 3 वर्ड्स अपने कमरे में बड़े अक्षर में लिखकर चिपका दीजिए। ये 3 वर्ड्स आपके साथी होने चाहिए पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान। यस, जॉयफुल, पॉजिटिव एंड वर्चुअस प्रेगनेंसी। चलिए ग्रेट, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फॉलो गर्भ संस्कार। सभी एक्टिविटीज को डिटेल में समझेंगे। और आज आपको जो हमने लाने के लिए कहा था वो था नोट पेन, न्यूज़पेपर, क्विज प्रिपरेशन फ्रॉम ऐप में से आज हम एक क्विज खेलने वाले हैं, तो आपने उसकी भी तैयारी की होगी। तो चलिए एक क्विक सा रिप्लाई सुन लेते हैं आप सभी की तरफ से। अपने सिटी का नाम, और आपने तैयारियां कर रखी है सारी तो यस कर रिप्लाई करिए, ठीक है? आपके सिटी का नाम, आप किस सिटी से जुड़े हुए हैं आज, सिटी का नाम लिखिए और साथ ही साथ
आपकी तैयारी किस तरह की है? आपने एप्लीकेशन की प्रॉपर स्टडी कर कर रेडी रखा है? यस, तरन जी कह रही हैं लुधियाना से, यस आई एम रेडी। सयाली जी नासिक से, आई एम रेडी। जयश्री जी कह रही हैं पनवेल से, यस शी इज रेडी। वेरी गुड। पुणे से सुरेखा जी तैयार हैं, संगीता जी बड़ौदा से तैयार हैं, प्रियंका जी सिलीगुड़ी से तैयार हैं, सेजल जी सूरत से रेडी हैं, हर्षल जी अकोला से, अंकिता जी गांधीनगर से, जानकी जी बड़ौदा से, सोनाली जी पुणे से, वर्षा जी पुणे से, चांदनी जी बड़ौदा से, मनाली जी बेंगलोर से रेडी है। यस, आप सभी ने प्रिपरेशन कर रखी है। सयाली जी तांबे हैं नासिक से, वो भी रेडी हैं। प्रणाली जी हैं हमारे साथ, वो भी तैयार हैं। वेरी गुड, ग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। प्रभु का नाम लेकर, भगवान को प्रार्थना कर कर कि आज का सेशन भी फ्रूटफुल हो। सो सबसे पहली बात, गर्भ संस्कार का पालन कैसे किया जाए, ये जो विधि है, जो पूरी सिस्टम आज हम समझने वाले हैं, ये सिस्टम आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी सभी टेंशनों से मुक्त रहने में हेल्पफुल होगी। तो आप सभी के जो पिछले 3 दिनों में 4 दिनों में काफी जो सवाल आए हैं ना कि बहुत स्ट्रेस रहता है, नेगेटिव विचार आते रहते हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, फिजिकल इश्यूज है, मूड स्विंग हो जाता है, ये सारी चीजें कैसे चुटकी में गायब हो जाएगी, इसी का पावरफुल रहस्य आज हम सीखने जा रहे हैं। तो गर्भ संस्कार का पालन कितना महत्वपूर्ण है, उस बात को हम समझते हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या पूरी हमारी लाइफ के दरमियान हम खाना खाते हैं किस लिए? हमारे फिजिकल ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, हमारे फिजिकल ग्रोथ को पावरफुल बनाने के लिए। तो उसी तरह गर्भ संस्कार का कार्य भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना खाना खाना इंपॉर्टेंट है। गर्भ संस्कार द्वारा मेंटल ग्रोथ और ओवरऑल ग्रोथ होता है, बच्चे का भी और माता का भी। तो इन दोनों चीजों के इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए हमें गर्भ संस्कार के पालन को भी खाने जितना, भोजन जितना महत्व देना है। तो अब आप मुझे बताइए कि खाना कितनी बार खाना चाहिए? क्या खाना आप सप्ताह में एक बार खाएंगे तो चलेगा? क्या खाना आप महीने में एक बार खाएंगे तो चलेगा? क्या आप खाना 9 महीने में एक बार खाएंगे तो चलेगा? नहीं, नो, बिग नो, कैपिटल में नो, बोल्ड में नो। खाना हमें रोज खाना पड़ेगा, वो भी दिन में 3 बार। प्रेगनेंसी में तो शायद 4 बार 5 बार भी डाइट प्लान आपको सजेस्ट किया जाता है, राइट? कि फुल मील के अलावा हाफ मील लेने हैं, स्नैक्स लेना है, जब भूख लगे तब खाना खाना है। यस शीतल जी, बहुत सही आंसर दिया आपने कि अल्टीमेट आंसर क्या है इस चीज का, कि जब भूख लगे तब खाना खाना है। तो गर्भ संस्कार के पालन में भी यही बात आती है कि अगर गलती से भी कहीं से छोटा मोटा भी नेगेटिव विचार आ गया तो तुरंत गर्भ संस्कार का भोजन करना है, राइट? तो गर्भ संस्कार पूरे दिन पालन करना है। जैसे कि खाने बिगर हम जिंदा नहीं रह सकते, उसी तरह गर्भ संस्कार के पालन बिना गर्भवती स्त्री का भी जीवन, उनकी जो प्रेगनेंसी है वो अधूरी है, उसमें कुछ कमी रह जाएगी, ऐसा आपको महसूस होगा, राइट? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गर्भ संस्कार का पालन करने के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हमें हमेशा याद रखनी है, और वो 2 महत्वपूर्ण बातें ये है। सबसे पहली बात कि प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार गर्भ संस्कार का पालन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के हर दिन के अनुसार अलग अलग लेवल पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे की ग्रोथ होती है, और उसी ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपके शरीर में भी करेक्शन आते हैं, बच्चे के अंगों अवयवों में बनने के जो करेक्शन आते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपके मूड स्विंग्स होते हैं, नीड्स जनरेट होती है, मूड स्विंग्स आते हैं। तो उसी आधार पर अगर गर्भ संस्कार का पालन किया जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ पालन है। रैंडमली में बहुत कुछ करते हैं लोग कि जो मन में आया, जैसे आया वैसे कर लिया, वो बेकार जाएगा ऐसा हम नहीं कहते, पर उससे ऑप्टिमाइज रिजल्ट नहीं मिल सकता। ऑप्टिमाइज रिजल्ट के लिए हमें प्रेगनेंसी के डे अनुसार गर्भ संस्कार का पालन करना चाहिए, राइट? और उसी तरह दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, वो ये है कि इच्छित गुणों के अनुसार हमें गर्भ संस्कार का पालन करना है, राइट?
माता पिता ने, परिवार के सदस्यों ने, सबने साथ में मिलकर जो लिस्ट बनाया है कि हमें बच्चे में कैसे गुण चाहिए, वो जो पूरा एनालिसिस तैयार होता है, उस गुणों के आधार पर ही हमें गर्भ संस्कार का पालन करना चाहिए। मैं एक बार वापस चेक करूंगा कि आप सभी को वॉइस आ रही है। कुछ फ्रेंड्स की कंप्लेन आई है कि उन्हें शायद वॉइस नहीं आ रहा है। तो अगर आपको वॉइस आ रही है, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो आप यस लिख कर रिप्लाई करिएगा। यस, वेरी गुड। ओके ओके, ग्रेट, सभी को वॉइस आ रही है। शायद अगर किसी एक दो फ्रेंड्स को नहीं आ दीजिएगा। यस, तो हमने दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट कर ली कि प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार गर्भ संस्कार का पालन होना चाहिए, और इच्छित गुणों के अनुसार पालन होना चाहिए। क्यों इच्छित के अनुसार है? आपके पास प्रेगनेंसी के दरमियान लिमिटेड टाइम है, आप अपना जो रूटीन लाइफ है उसके साथ साथ गर्भ संस्कार का पालन करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस समय आपको उस लिमिटेड टाइम के अंदर मैक्सिमम आउटपुट लाना है, ये हमारा टारगेट है। तो अब हम अगर पर्टिकुलर फोकस की हुई एक्टिविटीज पर ही मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी ऑप्टिमाइज मिलेगा। अगर हम हाथ में आया कुछ भी करते रहेंगे, या किसी के गाइडेंस के बगैर कुछ भी एक्टिविटी करते रहेंगे, तो वो अल्टीमेटली हमें कहाँ ले जाएगी हमें पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है कि जो चीज ऑलरेडी हमारे अंदर अच्छा गुण है उसी पर हम काम करे जा रहे हैं, तो जो चीज मिसिंग है उस पर काम ही शुरू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए प्रॉपरली फोकस्ड होकर गुणों के आधार पर काम करना। इसीलिए हमने डे 3 पर आपसे गुणों की यादी तैयार करवाई थी, आपसे पूरा डिटेलिंग करवाया था कि किस तरह से क्या चीजों पर फोकस करना है, किस पर नहीं करना है, किस पर सबसे ज्यादा काम करने की। तो इस तरह से इन दोनों मुद्दों पर ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। दिन के अनुसार का क्या मतलब है? डेली और सिर्फ डे में करना है, नाइट में इतना फायदा नहीं। नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, ये कंफ्यूजिंग हो सकती थी मैटर। तो प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार का मतलब ये है कि आपका प्रेगनेंसी डे कौन सा चल रहा है। कल हमने प्रेगनेंसी डे कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो समझा था, राइट? तो एक्टिविटी करने के टाइम से कोई बात नहीं है, आप 24 घंटे में से किसी भी समय एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी करने का फायदा ही होने वाला है। बच्चा अगर सो भी रहा होगा तो एटलीस्ट आप तो खुश रहेंगे, आप तो पॉजिटिव होंगे। तो एक्टिविटी करने के कोई भी टाइम पे बाध नहीं है, आप 24/7 एनी टाइम एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट? तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना लाए। दिन में दिन के अनुसार करना है मतलब कि आपके प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार करना है, ठीक है? तो चलिए अब हम देखते हैं एक ओवरऑल व्यू कि किस किस प्रकार की एक्टिविटीज प्रेगनेंसी के दौरान करनी चाहिए। तो नियमित प्रार्थना करनी चाहिए, श्लोक साखी ये सब चीजें हमें पढ़नी चाहिए, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, वॉकिंग करना चाहिए, आहार पर फोकस करना चाहिए, अच्छे अच्छे पॉजिटिव वीडियोस देखने चाहिए, संगीत सुनना चाहिए, कहानी प्रेरक किस्से सुनने चाहिए, कौशल्यवर्धक एक्टिविटीज प्रवृत्तियां करनी चाहिए, गर्भ संवाद, पॉजिटिव सजेशंस, इस टाइप की प्रवृत्तियां बच्चे के लिए करनी चाहिए। गर्भ सत्संग, बच्चे के अंदर गर्भ से ही सत्संग के गुण भी आए, भगवान में उसकी आस्था प्रबल हो, इस प्रकार की एक्टिविटीज करनी चाहिए। और पजल सॉल्व करने चाहिए, राइट? तो ये ओवरऑल एक्टिविटीज का हमने डिस्कशन किया। चलिए अब वन बाय वन हर एक एक्टिविटी का महत्व भी समझते हैं, उसका डिटेलिंग भी जानते हैं, और कैसे उन्हें करनी है उसका भी थोड़ा ब्यौरा अच्छी तरीके से हम समझते हैं। तो सबसे पहले प्रार्थना। तो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप जिन भी इष्ट देव को मानते हैं, जिस भी भगवान में, गुरु में आपको श्रद्धा है, उनको गदगद भाव से हृदय पूर्वक प्रार्थना करना अनिवार्य है। दो मेन फोकस है ये करने के पीछे। सबसे पहला कि जिस तरह खाना शरीर को बल देता है, उसी तरह प्रार्थना आत्मा को बल देती है। प्रार्थना आत्मा का भोजन है। तो आत्मा जितनी मजबूत बनेगी उतना पावरफुल काम आप कर पाएंगे। तो दिन में कम से कम 2 या 3 बार प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग, रात को सोने से पहले, या दिन में किसी भी समय पर। सुबह अर्ली मॉर्निंग और रात को सोने से पहले का समय सबसे ज्यादा पावरफुल टाइम होता है। पॉजिटिव वाइब्स होते हैं आसपास में, हमारे पास भी बहुत एक पावरफुल एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को हम भगवान के साथ शेयर करते हैं
और मल्टीप्लाई कर कर भगवान से रिटर्न लेते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस होती है प्रार्थना में, और प्रार्थना में हमें भगवान से कुछ मांगना है। हम प्रार्थना करते हैं तब भगवान से हमारी विशेष शेयर करते हैं, पॉजिटिव विशेष शेयर करते हैं, राइट। प्रार्थना करने के पीछे यही लॉजिक है। प्रार्थना में आपने कभी सोचा है कि कोई यूं नेगेटिव बातें करता है कि भगवान मुझे कोरोना ना हो जाए, ऐसा बोलेगा कोई इंसान? या भगवान को प्रार्थना में यूं बोलेगा कि भगवान ऐसी ऐसी शक्ति देना कि मुझे कोरोना ना हो? ऑब्वियसली हम प्रार्थना में हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, राइट। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने का भी एक मास्टर टूल है प्रार्थना। तो हमें इस तरह से भगवान को गदगद भाव से प्रार्थना करनी है। और जो दूसरा टॉपिक है प्रार्थना में ध्यान रखने वाला, वो ये है कि हमें प्रार्थना में भगवान को ये विनती करनी है कि आप जैसा गुणवान, आप जैसे चरित्र वाला, आप जैसे गुणों वाला संतान हमें मिले, ऐसी कृपा करिए। हम जो भी कुछ प्रयत्न कर रहे हैं वो सिर्फ आपको साक्षी मान के कर रहे हैं। तो हमारे प्रयत्नों में अगर कहीं कुछ कमी रह रही है तो आप उससे अच्छी करने को, उसे कंप्लीट करने के लिए हमें मार्गदर्शन दीजिए। इस तरह से हमें प्रार्थना करनी है। हम रेडीमेड प्रार्थना भी गा सकते हैं, हम खुद भी प्रार्थना लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से अलग अलग वेरिएशन से हम प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है श्लोक, साखी, छंद, दोहे। ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज का बहुत महत्व है। हमने 2 दिन पहले जब श्लोक सुने थे तब हमने थोड़ा सा जिक्र इस बारे में किया था कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, माता है भाषाओं की। तो अगर संस्कृत भाषा के श्लोक सुने जाते हैं, बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो इससे बच्चे का प्रोनाउंसिएशन कैपेबिलिटी बहुत पावरफुल बनता है। भाषाएं सीखने की जो उसकी कैपेसिटी है वो भी बहुत पावरफुल बनती है, क्योंकि संस्कृत भाषा बेसिक भाषा है। तो अगर बेसिक भाषा का अगर उसे थोड़ा भी प्रभाव मिलता है तो आसानी से वो अपनी लाइफ में जन्म लेने के बाद अन्य भाषाओं को सीख पाएगा। अब शायद हो सकता है कि आपके मन में ये एक सवाल आए कि मुझे तो संस्कृत भाषा नहीं आती है, तो क्या? तो डोंट वरी, चिंता मत करिए, आप संस्कृत भाषा के श्लोक फिर भी सुनिए, सुनकर उन्हें समझने की कोशिश करिए। आपके एफर्ट्स भी इनफ है बच्चे के लिए। आपने वो शब्द सुने होंगे, बच्चे को सुनाए होंगे, तो बच्चा वो चीजें स्टोर कर कर अपना काम खुद शुरू कर देगा, राइट। तो इस तरह से ये पूरी एक्टिविटी हमें करनी है। अगेन शायद वॉइस रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही है। एक बार वापस मैं आपसे यस सुनना चाहूंगा। क्या आपको वॉइस आ रहा है? यस, अगर आपको वॉइस आ रही है तो आप यस करके रिप्लाई करिएगा। ओके ओके ओके। फ्रेंड्स, कुछ एक दो फ्रेंड्स को ही प्रॉब्लम आ रही है शायद, तो आप ही को एक बार अपना सेटअप चेक करना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट 95% प्लस सभी फ्रेंड्स को प्रॉपरली वॉइस आ रही है। या ओके। तो इस तरह से हमें श्लोकों का महत्व समझना है कि आप अगर उस चीज को नहीं भी जानते तो बच्चा वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। और हम जो कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, इस कोर्स पे हम आपको श्लोक वगैरह उसके अर्थ के साथ देते हैं। इसके अलावा छंद, दोहे, रहीम के दोहे हैं, कबीर के दोहे हैं, गुरु नानक जी के दोहे हैं। इन सब के अंदर भी दो दो कड़ियों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार, जीवन की बहुमूल्य सीखें हमें सीखने को मिलती है। तो अगर ये पावरफुल लाइंस अगर हम प्रेगनेंसी के दरमियान सुन सुनकर कंठस्थ कर लें, बच्चे को भी फिट करवा दें, तो इन लाइंस का सबसे बड़ा पावरफुल बेनिफिट कब मिलता है कि लाइफ में जब कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर हम कोई सही डिसीजन लेने में अटकते हैं, तो ऐसे समय ये लाइंस हमें याद आती हैं और इन लाइंस के द्वारा हम सही डिसीजन लेने पर आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी हमें प्रेगनेंसी के दरमियान करनी चाहिए। इसके अलावा योग, मेडिटेशन और ये जो बाकी की एक्टिविटीज हैं उन्हें हम अब आज प्रैक्टिकल करते करते सीखेंगे, राइट। तो आज का सेशन थियरी और एक्टिविटी मिक्स रहेगा, थोड़ा थियरी समझेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो अब प्राणायाम, ध्यान और योग, वॉकिंग, इन सब का क्या महत्व है? तो प्रेगनेंसी के दरमियान 3-3 महीने के ट्राइमेस्टर के हिसाब से अलग अलग योगों का प्रावधान है हमारे योग शास्त्र में। मतलब पहले 3 महीनों के समय
कुछ प्रकार के योग किए जा सकते हैं, दूसरे 3 महीने में अलग प्रकार के योग किए जा सकते हैं, और तीसरे 3 महीने में, लास्ट ट्राइमेस्टर में भी कुछ डिफरेंट टाइप के योग किए जाते हैं। इन सबका महत्व अलग अलग तरीके से है। एग्जाम्पल के तौर पर, कि जब तीसरा ट्राइमेस्टर आता है तब आपके शरीर को डिलीवरी के लिए रेडी करना होता है। तो डिलीवरी के लिए आपका बॉडी सहज बने, आपका शरीर अनुकूल आए, उस प्रकार के प्राणायाम करवाए जाते हैं। पहले 3 महीनों में गर्भ का रक्षण होना जरूरी है, गर्भ प्रॉपर तरीके से डेवलप होने की शुरुआत हो जाए वो होना जरूरी है। तो उस प्रकार के गर्भ योग करने चाहिए। और इसी हिसाब से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी योगा के साथ साथ प्राणायाम प्रॉपरली होने चाहिए, उससे बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं, और वॉकिंग भी होने चाहिए। आज हमारे कुछ फ्रेंड्स ने सवाल पूछा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम घर में अभी रूटीन काम जो कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सारा काम चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से काम वाली बाई है वो भी नहीं आ पा रही है, तो हमें वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, तो क्या हमें एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू करना चाहिए या योगासन करना चाहिए? तो देखिए, इस सवाल के लिए या थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इस पूरी पोजीशन को समझने के लिए एक ही थंब रूल है। आपको फिजिकल एक्टिविटीज अपने बॉडी को कंफर्टेबल लगे, आपकी बॉडी उसे सहन कर सके उतने लेवल तक ही करनी है कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, राइट? आपको कोई भी एक्टिविटी करते हुए अगर न्यू लगे कि बॉडी स्ट्रेच करना पड़ रहा है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर करना पड़ रहा है अपने आप को, तो ऑन द स्पॉट स्टॉप कर दीजिए। इसीलिए प्रेगनेंसी के दरमियान प्रॉपरली सेट्स की कोई भी प्रथा नहीं है। नॉर्मली अगर आप किसी भी योगा एक्सपर्ट को या किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट को जब भी एक्सरसाइज के बारे में पूछते हैं, तो वो हमेशा आपको सेट्स समझाते हैं कि आपको 5-5 के 10 सेट करने हैं या 10-10 के 5 सेट करने हैं। इस तरह से आपको कैलकुलेशन दिया जाता है। प्रेगनेंसी के दरमियान कभी कोई कैलकुलेशन नहीं दिया जाता। प्रेगनेंसी के समय एक ही कैलकुलेशन है कि आपको कंफर्टेबल लगे इतना ही करिए, स्ट्रेच मत करिए अपने आप को, राइट? तो सलाह के लिए अगर आपके जो एक्सपर्ट हैं वो अगर आपको ये कहते भी हैं कि आप 3-3 के 3 सेट करिए, तो नो प्रॉब्लम, वो सही काम कर रहे हैं। पर आपको इस बात को यहाँ से समझना है कि अगर आपको 3-3 के 2 सेट करने के बाद भी अगर ब्रेक की जरूरत लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं अब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो रुक जाइएगा। ओके, तो चलिए आज हम एक प्राणायाम की प्रैक्टिस से शुरुआत करते हैं। प्राणायाम की प्रक्रिया क्या है? तो प्राण वत्ता आयाम, प्राण मतलब के प्राण वायु ऑक्सीजन, और उससे लेना और छोड़ना, इस प्रक्रिया को हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के अलग अलग प्रकार होते हैं, ओम प्राणायाम, भ्रमरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम है। बाबा रामदेव जी की वजह से आजकल ऑलमोस्ट सभी घरों में प्राणायाम प्रचलित हो रहे हैं, राइट? आप सभी अलग अलग प्रकार के प्राणायाम सीखते हैं, देखते हैं वीडियोस में, पर यहाँ पर बिल्कुल केयरफुल रहिएगा कि जनरल प्राणायाम और प्रेगनेंसी के योगा इंस्ट्रक्शन और प्राणायाम इंस्ट्रक्शंस में डिफरेंस होता है। तो अगर कोई जनरल प्राणायाम सिखा रहा है या योगा सिखा रहा है, वो सिमिलर प्रैक्टिसेस प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करनी चाहिए। आपको केयरफुल होना चाहिए इस बारे में कि प्रेगनेंसी रिलेटेड योगा की टिप्स दे रहा है एक्सपर्ट, तभी वो आपके काम की है, राइट? तो हम इसमें क्या करेंगे कि अभी एक प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली समझिएगा। हम गहरी श्वास लेते हुए मैक्सिमम श्वास को शरीर में भरेंगे। नाक से हमें श्वास लेनी है, मुंह को बंद रखना है। और रूटीन में हम क्या करते हैं कि श्वास लेने के बाद श्वास को रोक कर रखते हैं, राइट? प्रेगनेंसी में हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमें तुरंत ही 1-2 सेकंड के गैप में ही मुंह से श्वास छोड़ना शुरू करना है। नाक को नॉर्मल कंडीशन में बंद रखना है, नाक से अब कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। और मुंह से श्वास छोड़ते हुए हमें ओम मंत्र का उच्चारण करना है, राइट? ठीक है, तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे 3 बार। वापस मैं स्टेप्स रिपीट करता हूं। हमें मुंह बंद रखना है, नाक से गहरी श्वास लेनी है। श्वास लेने के बाद 1-2 सेकंड के विराम में हमें मुंह से श्वास छोड़ना शुरू करना है, और श्वास छोड़ते समय ओम मंत्र का उच्चारण करना है। हम जब हैं तो शुरुआत ओ हमारे कंठ से शुरुआत होती है, और म शब्द हमारे होठ बंद करने से आता है। तो जब बिल्कुल श्वास हमारा निकल जाएगा बॉडी में से बाहर, उस समय म शब्द के साथ हमें होठ बंद करने हैं। ठीक है,
तो मैं 1 2 3 काउंट करता हूं, 3 काउंट पर हम ओम प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। गहरा श्वास लेंगे, 1 सेकंड के विराम के बाद ओ देखिए, हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग अलग लेवल पर है ओम को लॉन्ग कर सकने की। तो बिल्कुल भी इस बारे में आप प्रेशराइज मत होइएगा। आपसे जितना साहजिक तौर पर हो सके उतना ही आपको प्रयत्न करना है, राइट? तो बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करिएगा। हम वापस एक और बार प्रयत्न करते हैं। सेकेंड टाइम, 1 2 3, गहरी श्वास लेंगे, 1 सेकंड के विराम के बाद ओ तीसरी बार हम प्रैक्टिस करेंगे। एक और बार गहरी श्वास लेंगे, मैक्सिमम प्राणवायु हमारे शरीर में इकट्ठा करेंगे। 1 सेकंड के विराम के बाद मुंह से श्वास को छोड़ते हुए ओ वेरी गुड। कैसा फीलिंग हो रहा है? नॉर्मली आप में से काफी लोग प्रैक्टिस करते भी होंगे घर में प्राणायाम इस तरह से करने की, पर प्रोसेस में थोड़ा सा करेक्शन करने की वजह से कुछ अगर आपको चेंज महसूस हो रहा है तो आप रिप्लाई कर कर भेजिए कि कैसा चेंज आप महसूस कर रहे हैं, क्या करेक्शन आपको फील हुआ इस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोसेस में प्राणायाम करने से। यस दृष्टि जी, वेरी नाइस फीलिंग, फ्रेश फीलिंग आ रही है, रिलैक्स लग रहा है। यस बिल्कुल, देखिए कितनी छोटी सी एक्सरसाइज है पर बहुत शांति हमें फील होती है। और साथ ही साथ एक और बड़ा फायदा है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, ओम चैंटिंग करते हैं, तो बच्चे के शांत स्वभाव को भी हम बढ़ा रहे हैं, उसकी भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, राइट? तो ये एक तरीका हुआ प्राणायाम करने का। दूसरा प्राणायाम होता है भ्रमरी प्राणायाम। इसे भी प्रेगनेंसी के दरमियान बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम गिना गया है। इस प्राणायाम करने की बहुत अलग अलग टेक्निक्स है। हम सबसे सिंपल वाली टेक्निक आज समझने वाले हैं। दोनों अंगूठों की मदद से हमें कान बंद करने हैं। अभी आप सुनिएगा पूरी इंस्ट्रक्शन को, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे एक बार इसकी। कान कान को हमने दोनों अंगूठों से प्रॉपरली बंद करने हैं ताकि बाहर का कोई भी आवाज हमें न सुनाई दे। और चारों उंगलियों से आंखों को बंद कर लेना है, राइट? ताकि हमारा पूरा कंसंट्रेशन बाहर की दुनिया में से बाहर निकल जाए और हमारे भीतर छुपी हुई हमारी पावरफुल आत्मा, हमारे भीतर छुपे हुए रहे हुए हमारे भगवान जो हमारे अंदर है, हमारे इष्ट देव, उन्हें हमें कंसंट्रेट करना है। ये जो सबसे पावरफुल चक्र होता है दोनों आंखों के बीच में, इस चक्र पर हमें कंसंट्रेशन करना है। और इस विचार के साथ आंखों पर उंगलियां रखते हुए, दोनों अंगूठों से कान को बंद करते हुए हमें भ्रमर, भंवरा जैसे गुंजन करता है उस तरह से गुंजन करना है, राइट? अब भंवरा गुंजन जो करता है उसकी टेक्निक क्या होती है? भंवरा इस तरह से कुछ करता है, राइट? तो अब ये कैसे करना है आसानी से, शायद अगर आपको न भी आए तो आपको मुंह बंद रखना है और मुंह बंद रखकर मन में नहीं, आपको मुंह बंद रखकर ओम बोलना है। अगर आप मुंह बंद रखकर ओम बोलने की कोशिश करेंगे तो अब भी वो सिमिलर काइंड ऑफ भंवरे जैसी आपको गुंजन वाली फीलिंग आने लगेगी, राइट? तो एक बार आप मुंह बंद रखकर ओम बोलने का प्रयास करिए। हो रहा है, राइट? चलिए ठीक है, हम एक बार इसे प्रैक्टिस करेंगे। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम इसे 3 बार नहीं करवा पा रहे, हम एक ही बार इसे करेंगे। कान बंद, आंखों पर उंगलियां, और मेरे 3 काउंट पर हम इसे शुरू करेंगे।
1 2 3। गहरी ऊंडी श्वास लेंगे, 1 सेकंड के लिए श्वास को रोकेंगे और नाक से ही श्वास को बाहर निकालते हुए बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स है इस प्राणायाम के। अगर आप किसी भी समय एंजाइटी फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट अगर इस प्राणायाम के 1 या 2 राउंड आप करते हैं तो एकदम से आपको रिलैक्स फील होने लगेगा, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेशन बाहर की दुनिया में से बाहर निकलेगा और भीतर चला जाएगा, अंदर से एक पावरफुल एनर्जी जनरेट होगी। तो इस तरह से ये जो प्राणायाम है वो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। कैसे अनुभव हुए? हो सकता है कि आप में से काफी फ्रेंड्स ने पहली बार ये प्राणायाम किया होगा, तो ये प्राणायाम करते समय कैसा अनुभव हुआ आपको? मैं आपके अनुभव सुनना चाहूंगा। आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर कर मुझे जवाब दे सकते हैं। यस, कुछ सवाल भी तब तक मैं ले लेता हूँ, आप जब तक आंसर करेंगे उस समय। यस, हाउ मच टाइम वी नीड टू डू दिस इन अ डे? एक और सवाल है कि एक प्राणायाम कितनी देर तक करना चाहिए? यस, ये देखिए, प्राणायाम को, योगा एक्सरसाइज सभी को लेकर कोई फिक्स नंबर्स नहीं है। एक ही बात आपको ध्यान में रखती है कि अपने बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, आपको कंफर्टेबल हो उतना ही करना है। दूसरी बात, कैसी कंडीशन में करना चाहिए? तो खाना खाने के 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद, भरे हुए पेट से या बिल्कुल खाली पेट से एक्सरसाइज या प्राणायाम वगैरह एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, राइट? तो अनुलोम विलोम, भ्रमरी, ओम, ये सभी प्रकार के प्राणायाम हम प्रेगनेंसी के दरमियान कर सकते हैं। प्राणायाम करने के बाद हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के विजुअलाइजेशंस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पर इनकी गिनती कोई फिक्स नहीं है। एवरेज गिनती के लिए मैं आपको 3-3 के 3 सेट का एक टारगेट बता सकता हूं कि आप पूरे दिन के अंदर टोटल 9 टाइम कोई भी प्राणायाम, या 3 बार ओम, 3 बार भ्रमरी, 3 बार अनुलोम विलोम, इस तरह से कर सकते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हमने डे वाइज आपको हमारे कोर्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है, वहां पर सारे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। आप अगर खुद से कर रहे हैं तो मैक्सिमम 9 टाइम करना मोर देन सफिशियंट है, पर 9 पूरा करना ऐसी जिद नहीं करिएगा बिल्कुल भी अपने आप से। जितना आप आसानी से कर सकें, बॉडी आपको साथ दे, उतना ही करना है, राइट? योगा के लिए ये प्लेटफॉर्म वैलिड नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको योगा का पूरा प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे सकते, इसलिए योगा रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन हमने प्रेगनेंसी कोर्स में, जो गर्भ संस्कार का कोर्स हमने डिजाइन किया है, जिसकी हम कल बात करने वाले हैं, वहां पर एक्सपर्ट्स के इंस्ट्रक्शंस के साथ दिया हुआ है। तो तरन जी, आपने जो रिक्वेस्ट की थी कि योगा एक्सपर्ट्स का कोई सेशन अरेंज करिएगा, तो वो ऑलरेडी हमने रेडी कर रखा है, वो आपको कोर्स में रेडीमेड मिल जाएगा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब इस तरह से पूरा एक्सरसाइज रिलेटेड सेगमेंट हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की। इससे हमें प्रेगनेंसी के डे के अकॉर्डिंग करना है। पर यहाँ पर एक बात मैं वापस रिपीट करूंगा जो हमने पहले शुरुआत के सेशंस में डिस्कस की थी। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड रेस्ट करना है या कोई क्रिटिकल सिचुएशन है प्रेगनेंसी को लेकर, तो कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करनी है डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के बिना। अगर डॉक्टर आपको कोई भी चीज करने की परमिशन देते हैं तभी आपको वो करना है, अगर डॉक्टर ने मना किया है तो नहीं करना है, राइट? तो इसके लिए कोई टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है वर्षा जी। आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से दिन में कभी भी कर सकते हैं, बस खाना खाने के 2 घंटे पहले या बाद यही रूल फॉलो करना है। वैसे आदर्श समय ऑब्वियसली अर्ली मॉर्निंग होता है, पर अर्ली मॉर्निंग में आपके प्रेगनेंसी के समय के अनुसार किस प्रकार की सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। काफी लोगों को अर्ली मॉर्निंग सिकनेस रहती है प्रेगनेंसी में, तो ऐसे समय पर फिर एक्सरसाइज नहीं की जा सकती। तो इन सब चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक और इम्पोर्टेंट पोर्शन, डाइट, जिसकी हर एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत केयर होती है।
अब देखिए, डाइट के लिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं देना चाहता, क्योंकि डाइट के लिए ऑलरेडी हर एक प्रेग्नेंट लेडी अपने डॉक्टर के साथ अलग अलग प्रकार का कंसल्टेशन करती ही है। साथ ही साथ भारत के अंदर हर एक राज्य के अनुसार, हर एक कास्ट के अनुसार अलग अलग प्रकार का डाइट सिस्टम फॉलो किया जाता है, राइट। तो एक पर्टिकुलर आदर्श डाइट प्लान पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि लिखने को तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है कि ये करिएगा वो करिएगा, पर हमें हमारे घर के रिचुअल्स, हमारी जो परंपराएं हैं, उन्हें भी फॉलो करना होता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से कैसे कैसे पोषक तत्व जरूरी है, वो किसी भी माध्यम से जा सकते हैं, किसी भी वानगी के द्वारा, किसी भी व्यंजन के द्वारा जा सकते हैं, पर पोषक तत्व कौन से जाने चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसका पूरा गाइडेंस एप्लीकेशन के अंदर डिटेल में दे रखा है। इवन आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कहीं से भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वो इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि खाना खाने पर, भोजन खाने के बाद जो खाने के पदार्थ से हमारे अंदर जो इम्पैक्ट आती है, उससे कई गुनी ज्यादा महत्वपूर्ण असर खाना बनाने वाले के विचारों द्वारा भोजन से हमें मिलती है। मतलब कि खाना जो व्यक्ति बना रहा है, अगर उसके मन में नेगेटिव विचार चल रहे हैं, उसके मन में अगर कोई व्याकुलता, दुविधाएं चल रही है, तो वो नेगेटिविटी भोजन द्वारा खाने वाले पर भी असर करती है, और प्रेगनेंसी में वो असर बच्चे पर भी जाता है। इसलिए आदर्श तरीका क्या है भोजन बनाने का? तो जब भी आप घर में भोजन बना रहे हैं, तब भगवान के भजन बजाइए, अच्छा म्यूजिक बजाइए, पॉजिटिव विचारों में एंगेज रहिए, कुछ अच्छी एक्टिविटी करते रहिए साथ के साथ। अपने विचारों को नेगेटिविटी पर डाइवर्ट मत होने दीजिए, ताकि भोजन पर भी पॉजिटिव असर बरकरार रहे। और अगर फिर भी अगर कोई नेगेटिव असर आ जाती है, पॉसिबल है कि आपके कंट्रोल में नहीं है खाना बनाना, तो एक ये गोल्डन रूल है, सभी को फॉलो करना चाहिए। भोजन बन जाए, उसके बाद उस भोजन को भगवान को परोसो, भगवान को उस थाली का भोग चढ़ाए। उसके बाद वो प्रसाद रूप बना हुआ खाना आज बनी हुई सारी रसोई के अंदर मिश्रित कर दीजिए, ताकि बना हुआ सारा खाना प्रसाद बन जाएगा। और फिर उसका उस प्रसाद को, उस प्रसाद रूपी भोजन को हम सब ग्रहण करते हैं, ताकि नेगेटिविटी मैक्सिमम कम हो जाए, राइट। और ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है कि इसे सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, थ्रू आउट द लाइफ हमें हमेशा फॉलो करनी चाहिए, ताकि इस प्रैक्टिस से हमेशा घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। क्योंकि भोजन द्वारा सिर्फ पौष्टिक तत्व नहीं, पौष्टिक विचार भी जाने चाहिए, पॉजिटिव विचार भी जाने चाहिए, राइट। तो डाइट का पूरा जो आइडिया है आयुर्वेदा के हिसाब से, वो हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर, कोर्स के अंदर डिटेल में दे रखा है, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो ये दोनों सेगमेंट के साथ हमने समझा पीक्यू डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल क्वोशंट कैसे पावरफुल बनेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और साथ ही साथ माता की भी हेल्थ बरकरार रहेगी। प्रेगनेंसी में जो फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं मदर को, उन्हें भी हम मैक्सिमम कम कर पाएंगे। और इन दोनों चीजों पर अगर प्रॉपरली ध्यान दिया जाए, तो डिलीवरी भी नॉर्मल होने के चांसेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव बन जाते हैं, राइट। अब हम आते हैं आईक्यू डेवलपमेंट पर। इस बारे में हमने ऑलरेडी पहले 2 दिन बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। ब्रेन डेवलपमेंट के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, ऑर्डर, मैथ्स, रैशनल, लीनियर थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, इन सब चीजों पर काम करता है। राइट ब्रेन आर्ट, म्यूजिक, ड्राइंग, इन सब चीजों पर फोकस करता है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए किस प्रकार की एक्टिविटीज करनी चाहिए, ये पूरी बात हमने पहले 2 सेशंस के अंदर प्रॉपर एक्टिविटीज के साथ हमने समझी थी, राइट। तो इससे हम यहाँ पर और ज्यादा डिस्कस नहीं करते। आपको ये सारी एक्टिविटीज अच्छी तरीके से पता चल चुकी है, क्या क्या करना चाहिए था, इन एक्टिविटीज से कैसे बेनिफिट्स फील होते हैं, वो भी आपने महसूस किया था। अब हम गर्भ संस्कार के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, एक्टिविटी का जो बादशाह है, जो राजा है पूरी गर्भ संस्कार की एक्टिविटीज का, वो है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद के कुछ चमत्कारिक बेनिफिट्स आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कुछ स्टोरीज के माध्यम पे, कुछ सत्य घटनाओं के आधार पर। तो सबसे पहली सत्य घटना है नेपोलियन हिल नामक एक महान लेखक, कि जिनकी पुस्तक थी थिंक एंड ग्रो रिच।
दुनिया में जितनी भी बेस्ट सेलर बुक्स हैं आज तक में, उनमें से एक बुक थी ये थिंक एंड ग्रो रिच। इस पुस्तक के अंदर नेपोलियन हिल ने खुद का प्रसंग, खुद का अनुभव लिखा है कुछ इस तरह से कि जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, तब तीसरे महीने के सोनोग्राफी रिपोर्ट के लिए जब वो डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक कर कर, बच्चे की सोनोग्राफी कर कर ये कहा कि आपको ये बच्चा अबॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बच्चे की हियरिंग कैपेसिटी डेवलप नहीं हो रही है, इसके कान, इसकी श्रवेंद्रिय अब डेवलप नहीं हो रही है, तो ये बच्चा अगर जन्म लेगा भी तो ये सुन नहीं सकेगा। और इस बात को सुनते ही नेपोलियन हिल ने कोई भी नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया और ये डॉक्टर को कहा कि कोई बात नहीं, मेरी और मेरी पत्नी का ये डिसीजन है कि हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू ही करेंगे। और फिर घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी को भी ये बात समझाई कि हमें गर्भ में पल रहे बच्चे को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करना है आज से, कि तू सुन सकता है, तू सुन सकता है, तू सुन सकता है। और एक नेचुरल बच्चा सुन सकता हो, ऐसी ही भावना उन्होंने अपने मन में रखी। डॉक्टर के उस विचार को उन्होंने डिलीट कर दिया अपने विचारों में से। और बाकी बच्चे 6 महीनों में थ्रू आउट प्रेगनेंसी उन्होंने बच्चे को पॉजिटिव सजेशंस दिए, अलग अलग म्यूजिक सुनाए, अलग अलग एक्टिविटीज की, और जिसके जरिए जब बच्चा जन्म लेता है तब 40% हियरिंग कैपेसिटी के साथ उसका जन्म होता है। जितने भी डॉक्टर्स थे वहां पर उस समय, वो सभी डॉक्टर अपने मुंह में उंगलियां चबाने लग गए कि ये कैसे मुमकिन है, पूरे मेडिकल साइंस को आपने गलत कर दिया। और ग्रेजुअली वो बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी हियरिंग कैपेसिटी और डेवलप होती रही, और ऑलमोस्ट नॉर्मल बच्चों की तरह वो सुनने की क्षमता उसने डेवलप कर ली। तो गर्भ संवाद द्वारा, गर्भ में दिए हुए पॉजिटिव अफर्मेटिव सजेशंस द्वारा इतना पावरफुल कन्वर्सेशन आ सकता है। एक और किस्सा हमारे टीम मेंबर का ही मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे जो टीम मेंबर है हार्दिक भाई, वो जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे, उस दरमियान जब उनके वाइफ का 7th मंथ शुरू हुआ, तब 7th मंथ के आसपास उनकी बेबी ने, उनका जो बच्चा था, उसने गर्भ में मूवमेंट बहुत बढ़ा दी, बहुत हलन चलन शुरू कर दिया। और स्पेसिफिकली जब वो मदर सोने का प्लान करती थी, सोने जाती थी, उस समय बच्चा बहुत ज्यादा मूवमेंट करता, किकिंग करता, अलग अलग प्रकार की मूवमेंट करता, कि जिसकी वजह से काफी बार मदर को पेन भी होता और उन्हें सोने में भी परेशानी होती। तो उस समय मदर क्या करती कि वो हार्दिक भाई को बात बोलती कि आप इन्हें आप बच्चे को कुछ बोलो, उसे समझाओ कि वो अब हिलना डुलना बंद कर दे, ये सोने का समय हो गया है। और हार्दिक भाई क्या करते कि गर्भ पर हाथ रखते और बड़े प्यार से बोलते कि बेटा अब तू आराम कर, सो जा, सोने का समय हो गया है। और तू जब इतना ज्यादा हिलती है, ऑब्वियसली मैं अभी हिलती है इसलिए बोल रहा हूँ कि उस समय तो उन्हें नहीं पता था कि बॉय है या गर्ल है, पर आफ्टर बर्थ हमें पता चला कि शी इज गर्ल, गर्ल चाइल्ड। तो वो जब आप जब हिलते हो तो मम्मी को पेन होता है। और इस बात का ग्रेजुअली 2-3 दिन तक प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा इम्पैक्ट हुआ कि जैसे ही फादर पेट पर हाथ रखते और बात करते, तुरंत ही बेबी सो जाता और मूवमेंट बंद हो जाती। और ये प्रैक्टिस फिर उन्होंने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बरकरार रखी, और उसका आज ये परिणाम है कि आज वो बेबी, प्रांजल उसका नाम है, प्रांजल आज 6 साल की हो गई है और बड़ी ही नटखट, बड़ी ही चुलबुली बच्ची है। पर ये बच्ची जब रात को सोने जाती है तब उसकी मस्ती शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्भ से ही वो प्रैक्टिस कर कर आई है कि सोने के समय तो धमाल होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए। तो उसको सुलाना घर के सभी सदस्यों के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग रोल है। पर जब उसके पापा उसके पास जाते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और 5 मिनट उससे बातें करते हैं, 5वें मिनट पर वो बच्ची प्रांजल तुरंत सो जाती है। तो घर के सभी सदस्यों के लिए जो काम बड़ा ही मुश्किल है, वो पापा के लिए बड़ा आसान हो गया है, राइट। तो गर्भ संस्कार के ये जो सबसे ब्यूटीफुल सेगमेंट, गर्भ संवाद द्वारा इतने पावरफुल बेनिफिट लिए जाते हैं। एक किस्सा मैं आपको मेरी रियल स्टोरी पे से कहूंगा, जो मैंने खुद अनुभव किया है। हमने जब प्रेगनेंसी प्लान की थी, उस समय हमारे मन में गर्भ संस्कार को लेकर काफी सारी विडंबनाएं थी, काफी सारे कंफ्यूजन्स थे,
काफी सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। तो हमने हमारे बेबी को एक टारगेट दिया था। बड़ा ही क्रिटिकल थॉट था, भगवान की प्रेरणा से ये विचार आया था शायद। और हमने हमारे बेबी को गर्भ में ही शुरुआत के दिनों से ही ये कहना शुरू कर दिया कि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो वो रोता हुआ जन्म लेना है। तुझे रोते हुए जन्म नहीं लेना है, तू मुस्कुराता हुआ आना चाहिए। अब बड़ा ही विचित्र विचार है, पर क्या जाने क्या सूझा, हमने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमारे बेबी को ये बात बोलना चालू ही रखी। और उसका ये परिणाम आया कि जब डिलीवरी हुई, उस समय हमारा बेबी जब डॉक्टर के हाथ में था, तो वो बिल्कुल भी रोया नहीं। अब जब बेबी रोता नहीं है ना, तो डॉक्टर टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरी परंपरा के अंदर एक फिक्स रूल है कि जैसे ही डिलीवरी हो और बच्चा अगर जोर जोर से रोने लगे, इट मीन्स सब कुछ ठीक है, राइट। तो अगर बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर टेंशन में आ जाते हैं, उसे चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये रो क्यों नहीं रहा, कोई पैरामीटर्स कुछ गलत तो नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि डॉक्टर टेंशन में आ गए, उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया कि क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इधर जो बच्चे की मदर है, मेरी वाइफ, वो बिल्कुल निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें अपने इंस्ट्रक्शंस याद थे कि इसे तो प्रोग्राम कर कर जन्म दिया गया है कि भाई तुझे रोना नहीं है, तो शी इज रिलैक्स। पर डॉक्टर टेंशन में, तो डॉक्टर ने मेडिकली सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए, एवरीथिंग इज परफेक्ट, फिर भी ये बच्चा तो रोने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उन्होंने क्या किया कि टांगों से पकड़कर उसे उल्टा लटकाया और पीछे से थपथपाने लगे जोर जोर से। ये भी एक रूटीन प्रैक्टिस है, अगर बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर ये चीजें करते हैं। तो उन्होंने ये सब शुरू किया। तो हमारा जो सन है, सात्विक उसका नाम है, तो सात्विक ने क्या किया कि डॉक्टर का मन रखने के लिए 2-3 सेकंड रो दिया। और जैसे ही डॉक्टर को तसल्ली हो गई 2-3 सेकंड 4 सेकंड में, उसने वापस रोना बंद कर दिया। और थ्रू आउट द शुरुआत के जो 2 साल की जर्नी होती है, इस पूरी 2 साल की उसकी जर्नी में वो अलग दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में बहुत कम रोया है। और कोई भी प्रकार की मतलब परेशानियां, जो नॉर्मली अर्ली एज में बच्चे परेशान होते हैं, सो नहीं पाते, ऐसी कोई परेशानी हमने सात्विक के अंदर नोटिस नहीं की। तो इस तरह से गर्भ संवाद द्वारा हम बहुत ही डिफरेंट काइंड के रिजल्ट ला सकते हैं, बहुत ही अद्भुत परिणाम ला सकते हैं, राइट। तो गर्भ संवाद कैसे किया जाता है, ये ऑलरेडी हमने 2-3 बार आगे प्रैक्टिस कर ली है। पेट पर हाथ रखना है, बिल्कुल शांत चित होकर। हो सके तो गर्भ संवाद करने के पहले आप प्राणायाम कर लीजिए एक बार, ताकि बिल्कुल रिलैक्स, काम, कूल मन हो जाए। हस्बैंड वाइफ साथ में करें तो बहुत ही बेटर है। तो इस तरह से हम गर्भ संवाद की प्रैक्टिस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कर सकते हैं। हमने जो कोर्स बनाया है, उस कोर्स के अंदर इस तरह के 50 से ज्यादा अलग अलग गर्भ संवाद लिख कर दिए हुए हैं, राइट। तो उसकी बात हम कल विस्तार से करने वाले हैं। तो एक गर्भ संवाद एक अद्भुत सेगमेंट हुआ। अब बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज किस तरह से लाई जा सकती है, इस तरह की कुछ बातें हम अब डिस्कस करेंगे। बच्चे का ईक्यू कैसे पावरफुल बनाया जा सकता है। तो बच्चे के ईक्यू पावरफुल बनाने के लिए स्टोरीज और अलग अलग महान पुरुषों के जीवन चरित्र सबसे पावरफुल टूल है। चलिए एक अद्भुत किस्सा हम सुनते हैं और उसके बाद इस बात को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर जिन महानुभावों का फोटोग्राफ आपके सामने है, उनका क्या नाम है, उन्हें पहचानिए और रिप्लाई करिए कि ये जो सज्जन है, ये जो महापुरुष है, वे कौन है। यस वर्षा जी, बिल्कुल सही जवाब। दृष्टि जी ने भी सही जवाब दिया है। यस प्रांजल जी, आपने भी सही जवाब दिया है। अंकिता जी, खुशबू जी, सयाली जी, कल्पना जी, यस वेरी गुड वेरी गुड। सभी का बिल्कुल सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी। हम सभी स्वामी विवेकानंद जी को एक अद्भुत प्रसंग से याद करते हैं हमेशा, कि जब शिकागो में पूरे विश्व की धर्म परिषद थी, तब स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। और वहां पर उन्होंने अपनी जो वक्तव्य की शुरुआत की थी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी मेरे भाई और बहन है, इस भारतीय विचार शैली की पूरी विश्व ने अद्भुत प्रशंसा की थी। क्योंकि उस समय ट्रेंड था कि लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर शुरुआत की जाती थी अपने प्रबोधन की।
बट इन्होंने इस पूरी परंपरा को भारतीय कल्चर का स्वरूप दे दिया, और भारतीय कल्चर सभी को भाई और बहन की तरह मानता है। इस विचार को जब उन्होंने वहां पर प्रस्तुत किया, तब बहुत अद्भुत प्रशंसा हुई थी भारतीय संस्कृति की। इन्हीं स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय एक और अनुभव वहां पर देखा था। उस अनुभव की हम आज बात करेंगे। शिकागो की अपनी उस विजिट के समय स्वामी विवेकानंद जी एक रेल यात्रा में जुड़े। किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने के लिए उन्होंने वहां की एक ट्रेन का प्रवास शुरू किया। और जैसे कि हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो पहनावा है, वो पहनावा एक सन्यासी जैसा पहनावा है, राइट। तो इसी पहनावे के साथ वो शिकागो की ट्रेन में सफर कर रहे थे। उनका ये पहनावा देखकर उनके सामने बैठी तीन कन्याओं, तीन लड़कियों ने अपने मन में कुछ विचार शुरू किए। एक तो उनको ये इंडियन इंसान को देखकर मश्करी सूझी, साथ ही साथ उनका ये पहनावा देखकर भी उन्हें चिढ़ाने का, उनको टीज करने का विचार आया मन में। और उन्होंने प्लान बनाया कि किसी भी तरह से हमें इस इंसान को परेशान करना है। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि स्वामी विवेकानंद जी के हाथ में एक घड़ी थी। उस घड़ी को देखते हुए उनमें से एक लड़की ने कहा कि तुम मुझे ये घड़ी दे दो, वरना मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मुझे परेशान किया। और इस तरह से झूठा ब्लेम करने की धमकी देकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी पर यह आरोप लगाना शुरू किया। अब स्वामी विवेकानंद जी ने उसकी बात सुनी तो सही, पर कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और ऐसे अनदेखा कर दिया कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है, और बस चुपचाप बैठे रहे। ये देखकर दूसरी लड़की को और गुस्सा आया। उसने खड़े होकर चिल्लाकर जोर से कहा कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा? हम तुझे कह रहे हैं कि ये घड़ी हमें दे दे, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे और कंप्लेन करेंगे तेरे लिए कि तू हमें छेड़ रहा था। अगेन स्वामी विवेकानंद जी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस समय तीसरी लड़की का तो बिल्कुल भी आपा कंट्रोल में नहीं रहा। वो तो बिल्कुल आग बबूला हो गई और खड़ी होकर जोर से चिल्लाने लगी, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? तू हमें छेड़ रहा है, ऐसी कंप्लेन करेंगे, और यहाँ का कायदा इतना कड़क है कि तुझे जेल में डाल देंगे। चुपचाप अपनी घड़ी हमें दे दे। पर अगेन स्वामी विवेकानंद जी तो जाने कुछ सुन ही नहीं रहे, इस तरह से बैठे थे। वो तीनों लड़कियां भी बड़े टेंशन में, ताज्जुब में। फिर स्वामी विवेकानंद जी ने इशारा किया, इशारा करते हुए ऐसा समझाया, "हम्म, मैं सुन और बोल नहीं सकता। अगर आप कुछ कहना चाह रही हैं तो मुझे लिख कर दो।" इस तरह से उन्होंने इशारे से उन तीनों लड़कियों को समझाया। फिर तीनों लड़कियों को थोड़ी तसल्ली हुई कि ओ ओके ओके, इससे सुनाई नहीं दे रहा और ये बोल भी नहीं सकता, तो चलिए अच्छा आइडिया है, समझदार लगता है, इसने हमें लिख कर देने का आइडिया दिया। और तीनों लड़कियों ने तुरंत कागज और पेन निकाला और लिख कर दे दिया कि फटाफट तेरी घड़ी हमें दे दे, वरना हम तुझे पुलिस को पकड़ा देंगे। यस शीतल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लिखवा लिया, मतलब कि प्रूफ ले लिया स्वामी विवेकानंद जी ने। और जैसे ही वो कागज हाथ में आया, तुरंत विवेकानंद जी बोले कि जाओ बुलाओ जिसको बुलाना है उसको। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब स्वामी विवेकानंद जी के हाथ में प्रूफ था। ये एक छोटी सी स्टोरी हमने सुनी। अब आपको मुझे ये बताना है कि इस स्टोरी में से हमें क्या क्या सीख मिली। स्वामी विवेकानंद जी ने किस तरह, कैसी समझदारी से इस बड़ी परेशानी में से अपने आप को बचा लिया। यस, आपके रिप्लाईज मैं चाहूंगा फटाफट। स्वामी विवेकानंद जी के कैसे गुण हमें यहाँ देखने को मिलते हैं? पेशेंस रखो, यस वेरी गुड। साइलेंस, चुप रहो, समय सही समय की प्रतीक्षा करो, बिल्कुल वेरी गुड। यस चांदनी जी, स्मार्टनेस, ब्रेवरी, बहादुरी, बिल्कुल घबराए नहीं वो। कभी कभी चुप रहने का भी फायदा होता है, बिल्कुल। चालाकी, यस सुरेखा जी, चालाकी, स्मार्टनेस, बिल्कुल। और कौन सी ऐसी बातें हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड, श्रद्धा जी बिल्कुल सही पहचाना आपने कि दिस इज प्रेजेंस ऑफ माइंड। इसकी जगह और कोई होता तो टूट पड़ता कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, और सामने कुछ नहीं आता। यस, एक्शन नहीं, रिएक्शन से जवाब दिया गया, राइट। यस, कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस था, गुस्सा नहीं किया। अगर मैं होता उस जगह तो मुझे तो गुस्सा आ जाता, गुस्से से बाजी और बिगड़ जाती। पर यहाँ बिल्कुल सावधानी से, शांति से पूरा समाधान निकल गया। यस एग्जैक्टली। तो इस तरह से देखिए, एक छोटी
भी सुनी या 3 मिनट लगे हमें सावधानी से उसका सामना करना है, वो सीख हमें मिली। तो इस तरह से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अच्छे अच्छे मोरल वैल्यूज सीखने के लिए, बच्चे को सिखाने के, हमें महान पुरुषों के जीवन चरित्र सुनने पढ़ने चाहिए, राइट। तो अब मैं आप सभी को कहूंगा कि आप सभी को मुझे रिप्लाई में लिखना है कि किस किस तरह, कौन से महान पुरुषों के नाम आप इस समय याद करेंगे, कैसे कैसे महान पुरुषों के जीवन चरित्र हमें पढ़ने चाहिए। चलिए आप सजेस्ट करिए कैसे, कौन कौन से महान पुरुष हैं कि जिनके जीवन में से हमें कुछ अच्छी अच्छी सीखें मिलती है। यस, अब्दुल कलाम जी, शिवाजी महाराज, सावरकर, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, रतन टाटा, यस, धीरू भाई अंबानी, अर्जुन, कृष्ण, रामायण महाभारत, राम के चरित्र सुनने चाहिए, प्रकाश है भारत देश में, वाल्मीकि जी हैं, पुरुष हो गए हैं, साईं बाबा हैं जिनलिए ने जीवन न्यौछावर किया है। ऐसे महान पुरुषों के जीवन चरित्र भी हम चरित्र पढ़ना चाहिए। तो वो बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप पूरा पढ़ सके तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो भी आप उनके जीवन के किस्सों को देखिए। हमने अभी यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन चरित्र नहीं पढ़ा, पर एक ही किस्सा पढ़ा और कितना कुछ सीखा। तो उसी के दरमियान स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में से ऐसे चुने हुए 20-25 अच्छे किस्से सुने, गांधी जी के 20-25 अच्छे किस्से सुने, गुरु नानक जी, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर जी, प्रमुख स्वामी महाराज, ऐसे महान संतों के जीवन में से अच्छे किस्से सुने, जिस फील्ड में बच्चे को आगे बढ़ाना है उनके जीवन में से अच्छे किस्से सुने। तो इस तरह से हम बच्चे को अच्छी बातें सिखा सकते हैं। इसी तरह से कहानियों की, उन कहानियों के टाइटल्स यहाँ, ठीक है, मैं दे रहा हूँ। पंचतंत्र में जो लेखक है उन्होंने क्या किया कि राजा के जो संतान थी उनको पक्षियों के, प्राणियों के जीवन के आधारित पूरी कहानियों की एक पूरी रचना कर कर सुनाई, और उन कहानियों की सीरीज को पंचतंत्र का नाम दिया गया। और बड़ी ही अद्भुत कहानियां हैं जिनके अंदर विविध प्रकार की स्किल, संतानों में कैसे सिंचन किया, विचार से पूरी कहानी यहाँ पर लिखा गया था। आई थिंक वॉइस प्रॉब्लम आना शुरू हुआ है वापस कुछ, तो वापस चेक कर ऐसा करेक्शन है वो कर रहा हूँ। तो वॉइस करिएगा, यस। क्या अब आप ठीक से सुन पा रहे हैं? ओके, वापस एक बार चेक करिए, अब वॉइस ठीक आ रहा है? ओके, ग्रेट, चलिए ठीक है। महत्व है, उसी तरह कहानियों का भी बहुत अद्भुत महत्व है। पंचतंत्र आदि जो कहानियों की पंचतंत्र की मैं थोड़ी सी बात करूंगा। तो ये को इस कहानी में बनाया गया है। अलग अलग प्रकार है, हाथी है, बंदर है, इन सब प्राणियों के कुछ अलग अलग प्रसंगों की इसमें चर्चा की गई है, और उनके द्वारा महत्वपूर्ण सीख राजा की संतान को मिले। इस तरह से विष्णु शर्मा नामक लेखक द्वारा पंचतंत्र की कहानियों का निर्माण किया गया था। तो अब मैं आप सबको कहूंगा
कि आप सब ऐसी कहानियों को याद करिए, ऐसी कौन कौन सी कहानियां आपने बचपन में सुनी है जिसमें से कुछ अच्छा सीखने को मिला था, या फिर ऐसी कहानियों की सीरीज याद करिए कि जिन्हें हमने बचपन में बहुत सीखा है, टीवी पर देखा है, या दादी माँ के द्वारा, पापा मम्मी द्वारा सुना था। तो ऐसी कहानियों के नाम आप सजेस्ट करिए फटाफट। यस, जो कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। यस, बिरबल बिल्कुल सही। और कौन कौन सी ऐसी कार हैं? थ्रस्टी क्रो, यस, लिए क्रो को पढ़ा की अलग अलग कहा। जय हनुमान, बिल्कुल, जो हम बचपन से सुन। वेरी गुड। संत ध्यानेश्वर, यस। हितोपदेश, यस। जय, सेम उसी तरह से हितोपदेश की भी अद्भुत कहानियां हैं। यस, इसके अलावा हमारा जो साहित्य है, साहित्य, हिंदी साहित्य, बंगाली साहित्य, मराठी साहित्य, तो उनके अंदर भी अद्भुत कहानियों का संचय, संग्रह हुआ है। प्रेमचंद मुंशी की कहानियां, कालिदास जी की कहानियां, तो इन सब कहानियों का भी हम इस समय उपयोग कर सकते हैं, उससे भी पढ़ सकते हैं। रामायण और महाभारत के किस्से भी कहानियों के तौर पर हम बच्चे को सुना सकते हैं, राइट। तो इस तरह से विविध प्रकार की कहानियां और महान पुरुष के जीवन चरित्र को भी बच्चे को गर्भ में सुनाना चाहिए। माता पिता को भी इसे पढ़ना चाहिए। चलिए ठीक है, इस सेगमेंट से हम और आगे बढ़ते हैं। एक और सेगमेंट जो हमारे साथ है वो आज लेटर राइटिंग। हम सभी को बहुत मजा आया आप सबके लेटर्स पढ़ने में। मैक्सिमम मदर्स ने 2-2, 3-3 पेजेस के लेटर लिखकर हमें भेजे हैं। और आप यकीन मानिएगा, ऑलमोस्ट सभी लेटर पढ़ते हुए आंखों में से आंसू आ रहे थे। इतनी ममता भरी बातें आपने अपने लेटर्स में लिखी हैं। तो आप सभी को सच में बहुत बहुत धन्यवाद। समय की मर्यादा है, इसलिए हम कुछ लेटर्स को पढ़ना चाहते थे पर नहीं पढ़ पा रहे। पर ये लेटर्स आपने बड़े ही अद्भुत लिखे हैं और आपकी लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएंगे। तो यही लेटर राइटिंग की एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हमेशा करनी चाहिए। किस तरह से? तो एवरेज हर महीने, प्रेगनेंसी के हर एक महीने एक लेटर तो लिखना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको लेटर भेजने बाकी रह गए हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। पर ये लेटर्स आपको प्रेगनेंसी के दरमियान हर महीने मिनिमम एक लिखना चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी की पूरी जर्नी आपको लाइफ टाइम मेमोरी बन जाएगी। बेबी के संग भी आपका कनेक्टिविटी बहुत पावरफुल रहेगा। तो हम अपने कोर्स में भी इसे सजेस्ट करते हैं। पर आप ये एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कर सकते हैं। लेटर राइटिंग की अलग अलग थॉट्स पर, अलग अलग विचारों पर भी आप लेटर लिख सकते हैं। इस महीने आपने क्या किया, क्या नए नए अनुभव फील किए, बच्चे के लिए क्या क्या विचार आए आपके मन में, वो भी सारी बातें आप लेटर में लिख सकते हैं। इस तरह से लेटर राइटिंग एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हमें प्रेगनेंसी के दरमियान करनी चाहिए। एक और एक्टिविटी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वीडियो वॉचिंग एक्टिविटी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। देखिए, वीडियो एक बहुत अच्छा पावरफुल माध्यम है, पर यहाँ पर हमें हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करना है कि हर कुछ नहीं देखना। देखिए, हम जब फेसबुक पर या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर कोई वीडियो देखते हैं ना, तो वीडियो देखने के बाद हमें पता चलता है कि ये सही था या गलत था, राइट। और इवन यूट्यूब और फेसबुक पर सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि वहां पर आप जब आप वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो साथ में 10 अलग अलग वीडियोस के सजेशन आकर तैयार खड़े होते हैं। और उनके जो थंबनेल्स होते हैं, उनके जो नाम लिखे होते हैं ना, वो इतने लुभावने होते हैं, इतने मतलब अट्रैक्टिव होते हैं कि आप जो वीडियो देखने बैठे थे ना, उससे नहीं, उसे छोड़ देते हैं और वो फालतू वीडियो की तरफ चले जाते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर रेस में जब घोड़ा दौड़ रहा होता है ना, तब वो दोनों तरफ उसके एक अड़चन लगा दी जाती है ताकि वो इधर उधर ना देखे, उसका फोकस सिर्फ विनिंग पाथ पर हो। तो इस तरह से घोड़े की तरह हमें भी अपनी आंखों पर अड़चन लगा देनी है दोनों तरफ, और सिर्फ जो वीडियो देखना हमें जरूरी है उसी पर फोकस करना है। इस तरह से वीडियो एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इस बात का हमने कोर्स में बहुत ध्यान रखा है कि हम यहाँ पर आपको जब वीडियो दिखाते हैं, हालांकि वो वीडियो यूट्यूब या ऐसी अच्छी अच्छी चैनल्स पर से लिए होते हैं, पर वो वीडियो आपको कहीं भी भ्रमित नहीं करेंगे।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो हमने सिलेक्ट कर कर आपको दिखाने होते हैं, ताकि आप वो वीडियो आंखें बंद कर कर देख सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि इस वीडियो में कुछ गलत चीज आएगी या नहीं आएगी, नहीं आने वाली है, क्योंकि हमने चेक कर कर रखा है वीडियो। तो इस तरह से वीडियो किस प्रकार के देखने चाहिए वो बात भी हम समझते हैं। तो प्रेगनेंसी के दरमियान मनोरंजन जिससे मिले, कॉमेडी वीडियोस, हंसने का मजा आए, क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है स्ट्रेसलेस रहने के लिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो, जनरल नॉलेज रिलेटेड वीडियो, भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास समझने लायक वीडियो, इस तरह के विभिन्न प्रकार के वीडियो, डिस्कवरी के वीडियो, नेशनल ज्योग्राफी के वीडियो, इस तरह के अलग अलग प्रकार के वीडियोस हमें प्रेगनेंसी के दरमियान देखने चाहिए, राइट। इसके अलावा गर्भ सत्संग एक और इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। सत्संग रिलेटेड एक्टिविटीज क्या करनी चाहिए? तो भारतीय परंपरा के अनुसार रामायण, भगवत गीता, उपनिषद, वेद, ये सारे आदर्श ग्रंथ हैं, तो इनका पठन प्रेगनेंसी के दरमियान करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, किसी पर्टिकुलर पंथ को फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर भगवान के किसी स्वरूप में आस्था रखते हैं, तो उनका जीवन चरित्र, उनके कोई पर्टिकुलर ग्रंथ हो तो उन्हें पढ़ना चाहिए। इन सब का पठन, भक्ति भाव भरी दिनचर्या, मतलब के भगवान के मंदिर में पूजा करना, भगवान का श्रृंगार करना, किसी दिन स्पेशल तप वगैरह करना, मंत्र जाप करना, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के दरमियान करनी चाहिए, राइट। तो ये ओवरऑल सारी एक्टिविटीज हमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी करनी है। और इसको करने के लिए सबसे पावरफुल बेनिफिट कौन सी चीज देगी? तो आपने जो क्वालिटीज बच्चे के लिए डिसाइड की है, उन सारी क्वालिटीज को अलग अलग तरह से डिजाइन कर कर, डेकोरेट कर कर आप अपने कमरे में लगा दीजिए। इससे विजुअलाइजेशन चार्ट की तरह भी जाना जाता है। यस वर्षा जी, अगर आपने विजुअलाइजेशन चार्ट बनाया है तो दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस। क्या करिए कि आपको जो जो गुण बच्चे में चाहिए, उन गुणों के छोटे छोटे चिट बनाइए, अलग अलग डेकोरेटिव वर्ड्स से उन्हें लिखिए, और वो वर्ड्स, वो जो डिजाइन्स हैं, उन्हें आप अपने कमरे में अलग अलग जगह चिपका दीजिए। वो जो गुण आप बच्चे में लाना चाह रहे हैं, वो गुण किन महान पुरुषों में है, उनके फोटोग्राफ्स या उनके नाम भी आप अपने कमरे में अलग अलग जगह चिपका दीजिए, ताकि आपको थ्रू आउट द डे, आपके पूरे दिन के दरमियान ये सारी चीजें आपको दिखती रहे, आपके ऊपर ये विचारों की असर कंटिन्यूअसली चलती रहे, जिससे बेबी पर एक पॉजिटिव असर रहे, आप भी हमेशा मोटिवेटेड और एक्टिव रह सकें, राइट। तो इस तरह की तमाम प्रक्रियाएं हमें प्रेगनेंसी के दौरान करनी है। तो चलिए अब मैं आप सभी से एक सवाल करता हूं, गर्भ संस्कार का पालन कैसे किया जाए? अब मुझे कुछ भी नहीं पता, आपको मुझे आंसर करना है। गर्भ संस्कार का पालन कैसे किया जाए? मैं आपको सब कुछ चीजें डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं। अब आपको मुझे आंसर करना है कि गर्भ संस्कार का पालन करने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके आंसर्स की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। वेरी गुड, सभी ने आंसर्स देना शुरू कर दिया है। गर्भ संस्कार का पालन कैसे किया जाए, क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दरमियान? यस, गर्भ संवाद, टॉक टू बेबी, बच्चे से बातें करनी चाहिए, डे वाइज एक्टिविटी करनी चाहिए, प्रेयर्स करनी चाहिए, बिल्कुल दिन के अनुसार गर्भ संस्कार का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप आरती जी। यस, और कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दरमियान? डाइट, पॉजिटिव थॉट्स, वीडियोस अच्छे अच्छे देखने चाहिए, संगीत म्यूजिक सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, श्लोक, हैप्पीनेस के म्यूजिक, मेडिटेशन, सत्संग प्रवृत्ति। यस, सरिता जी बिल्कुल सही, सयाली जी, शीतल जी, आप सभी बिल्कुल परफेक्ट आंसर्स दे रहे हैं। यस, पजल सॉल्व करने चाहिए, बुक रीडिंग करना चाहिए, महान पुरुषों के जीवन चरित्र, उनके किस्से पढ़ने चाहिए, रिलीजियस एक्टिविटीज करनी चाहिए, मैथ्स सॉल्व करना चाहिए, स्टोरीज पढ़नी चाहिए। यस, वेरी गुड। म्यूजिक के रिलेटेड एक थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं आपको और कर देता हूं। प्रेगनेंसी के दरमियान अलग अलग प्रकार के म्यूजिक सुनने के बारे में बहुत लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। अल्फा लेवल का म्यूजिक, थीटा लेवल का म्यूजिक, ब्रेन डेवलपमेंट का म्यूजिक, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ अवेलेबल है, राइट। बेस्ट क्या है? तो प्रेगनेंसी के अनुसार हमारे जो शास्त्रीय संगीत के अलग अलग राग हैं, उनमें सभी प्रकार के म्यूजिक का बेस्ट मिश्रण है, राइट।
तो वो चार्ट हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर आपको दे रखा है। हर महीने प्रेगनेंसी के मंथ के अनुसार कैसा म्यूजिक सुनना चाहिए वो ऑलरेडी वहां पर दे रखा है, तो आप वो म्यूजिक सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दरमियान और कोई स्पेशल म्यूजिक ट्रैक सुनने होते हैं तो वो हमने कोर्स का हिस्सा बनाकर कोर्स में दे रखे हैं। बाकी सिर्फ म्यूजिक सुनने से बहुत पावरफुल रिजल्ट मिल जाते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है। म्यूजिक हिस्सा है गर्भ संस्कार के पालन का, म्यूजिक मुख्य पार्ट नहीं है। तो काफी लोगों को हमने देखा है कि म्यूजिक पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ये प्रकार का म्यूजिक लिया है, ये प्रकार की सीडी खरीद के लिया है। मत भागिए, म्यूजिक इतना पावरफुल पोर्शन नहीं है, ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज का मिश्रण पावरफुल है। तो म्यूजिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो राग सुनना जरूरी है। तो राग ऑलरेडी आपके पास तैयार है, एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आपको प्लग एंड प्ले करना है। जैसे ही आप टिक करोगे तुरंत राग शुरू हो जाएगा, आप सुनिए शांति से और बहुत ब्यूटीफुल उसका आप आनंद मजा ले सकते हैं। तो इस तरह से हम म्यूजिक वाली बात को समझेंगे। तो ग्रेट, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट आप सभी एक्टिविटीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो अब मैं आप सबको एक सवाल कर रहा हूं, आप में से कौन कौन रोजाना गर्भ संस्कार का पालन करना चाहेगा? कौन मुझे प्रॉमिस देता है, वचन देता है कि मैं गर्भ संस्कार का पालन, हम गर्भ संस्कार का पालन रोज करेंगे? आपका 6वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, आपकी डिलीवरी को 10 दिन बाकी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जितने दिन बाकी हैं उतने दिन गर्भ संस्कार का पालन कंप्लीटली परफेक्शन के साथ होना चाहिए। राइट? यस, देखिए यहाँ पर रिप्लाई आ रहे हैं मनाली जी का, अंकिता जी का, खुशबू जी का, डॉक्टर किरण जी का, जानकी जी का, सभी के रिप्लाई आ रहे हैं। आप सभी गर्भ संस्कार का पालन बहुत अच्छी तरीके से करने को तैयार हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो तो कह भी रहे हैं कि यस मैं ऑलरेडी गर्भ संस्कार का पालन कर रही हूँ। ओके, काफी सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन का जो कोर्स हमने डिजाइन किया है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे उन्हें बहुत फायदा हो रहा है। यस, थैंक यू सो मच। यस, अमी जी भी प्रॉमिस करती हैं कि वो भी गर्भ संस्कार का पालन नियमित तरीके से करेंगी। कृपाली जी भी करती हैं, दर्श जी भी करते हैं। यस, देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों का गर्भ संस्कार का पालन करना जरूरी है। राइट? हस्बैंड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पत्नी को एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में क्रिएट करके दे, घर के तमाम सदस्य भी ये चीज में हेल्प करें। तो इसी बात को प्रचार करते हुए हमने एक और कैंपेन बनाया है जिसमें हम आपको कहेंगे कि हैशटैग आई फॉलो गर्भ संस्कार आपको लिखना है। हैशटैग आई फॉलो गर्भ संस्कार। जैसे हमने परसों हैशटैग हैप्पी गर्भ संस्कार का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें हैप्पी गर्भ संस्कार विश करने की एक परंपरा शुरू करनी है। उसी तरह हैशटैग आई फॉलो गर्भ संस्कार, देखिए गर्व से कहिए कि हम गर्भ संस्कार का पालन कर रहे हैं। क्यों किसी को से छुपाना है? हम चाहते हैं कि ये विचार जग जाहिर बन जाए। जैसे योगा के लिए पूरी दुनिया भारत की प्रशंसा करती है, भारत का योगा वाला पूरा जो सिस्टम फॉलो करती है, वैसे ही हम चाहते हैं कि आने वाले 1-2 साल के अंदर पूरा विश्व भारत को गर्भ संस्कार के लिए जाने, गर्भ संस्कार की भेंट पूरी दुनिया स्वीकार करे। और उसे करने के लिए हम सबको आज से जागरूक होना है। हम सबको गर्व से कहना है कि यस आई फॉलो गर्भ संस्कार। आप प्रचार करिए इस बात का, गर्व से कहिए, अपने फ्रेंड्स को कहिए, अपने रिलेटिव्स को कहिए, अपने फैमिली मेंबर्स को कहिए, फेसबुक पर प्रचार करिए, इंस्टाग्राम पर प्रचार करिए, अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स कर अपने फोटोग्राफ्स के साथ भी ये हैशटैग दोनों यूज करिए, हैप्पी गर्भ संस्कार एंड आई फॉलो गर्भ संस्कार, और मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचाइए ताकि आने वाली जनरेशन में मैक्सिमम बच्चे गर्भ संस्कार के पालन द्वारा पैदा हो। राइट? तो एक और जो मैजेस्टिक गर्भ संस्कार का एक पावरफुल कैंपेन है हमने आपसे शेयर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं गर्भ संस्कार की क्विज के ओर। टोटल जो भी एक्टिविटीज हमने इन 4-5 दिनों में की है, और हमने आपको कहा था कि एप्लीकेशन का आपको प्रॉपरली स्टडी कर आना है, तो वो क्विज का राउंड हम अब शुरू कर रहे हैं। एक एक कर मैं सवाल आपके सामने पूछता जा रहा हूं
और आपको फटाफट उन सवालों के जवाब देने हैं चैट बॉक्स के अंदर। देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सही जवाब देता है। ओके, तैयार? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मेरे फ्रेंड्स, और हम अब शुरू करते हैं। गर्भ संस्कार एक ब्लैंक विज्ञान है, खाली जगह भरनी है आपको। गर्भ संस्कार एक कैसा विज्ञान है? यस, आपको एप्लीकेशन के आधार पर हमने जो पूरा मटेरियल आपको तैयार कर कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो एप्लीकेशन का बेसिक सेगमेंट। उसके आंसर देने हैं, सिर्फ पहले सवाल का जवाब देना है, जल्दबाजी हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। काफी सारे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि अद्भुत विज्ञान है, प्राचीन विज्ञान है, कोई कह रहा है आयुर्वेदिक विज्ञान है, पर एप्लीकेशन के आधार पर और जो एक्चुअल में उसका सही जवाब है वो ये है, प्राचीन विज्ञान या आयुर्वेदिक विज्ञान गलत है ऐसा हम नहीं कहेंगे, वो भी सही आंसर ही है, पर एप्लीकेशन के आधारित जो सही जवाब है वो है वैदिक विज्ञान है। गर्भ संस्कार एक वैदिक विज्ञान है, हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया विज्ञान है। चलिए दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जीवन शैली के आधार पर कितने संस्कार बताए गए हैं? मनुष्य को सुखी जीवन जीना है तो कितने संस्कारों को फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में, कितने संस्कारों का पालन करना चाहिए? काफी सारे फ्रेंड्स सही जवाब देना शुरू कर चुके हैं। संगीता जी, राहुल जी, रोहित जी, अमित जी, यस, हर्षल जी, सभी के सही जवाब आ रहे हैं। मनाली जी का सही जवाब आया, तरल जी का सही जवाब आया, वेरी गुड। 16 संस्कार बिल्कुल सही जवाब है। हमें 16 संस्कार कंप्लीट करने होते हैं, और जिसमें से सबसे 3 महत्वपूर्ण संस्कार हैं वो प्रेगनेंसी के दरमियान कंप्लीट हो जाते हैं, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयन संस्कार। तीसरा सवाल, गर्भ में शिशु के दिमाग में प्रति मिनट कितने न्यूरॉन्स बनते हैं? ये थोड़ा सा मैथमेटिकल आंसर इसमें चाहिएगा, परफेक्ट आंसर चाहिएगा। 250 न्यूरॉन, हाँ गलत जवाब। 3.25 लाख न्यूरॉन्स, नहीं, गलत जवाब। हम सही जवाब की ओर आगे बढ़ेंगे। सरिता जी, हर्षल जी, सयाली जी, वर्षा जी, सुरेखा जी, सभी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 2.5 लाख न्यूरॉन्स, 2.5 लाख न्यूरॉन्स हर मिनट प्रेगनेंसी के दरमियान गर्भ में बच्चे के दिमाग में बनते रहते हैं ऑलमोस्ट। चलिए मैं यह वाक्य नहीं कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये आने वाले सवालों में भी हो सकता है। ब्लैंक परसेंट ब्रेन बच्चे का डेवलप हो जाता है, वो सवाल आगे शायद आ सकता है। तो चौथे सवाल की हम आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान ब्लैंक और ब्लैंक अवस्था श्रेष्ठ होनी चाहिए। गर्भावस्था के दरमियान ब्लैंक एंड ब्लैंक अवस्था श्रेष्ठ होनी चाहिए। कौन सी अवस्था श्रेष्ठ होनी चाहिए गर्भावस्था के दरमियान? गर्भवती माता के संदर्भ में है ये सवाल। दिल फुल एंड दिमाग खाली, यस, हैप्पी हार्ट एंड एम्प्टी माइंड, यस तरन जी, वैसे तो आपकी बात सही है, पर इससे कुछ शब्दों के आधार पर अगर हम समझना चाहें एप्लीकेशन को, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो परफेक्ट वर्ड आपको मिलेंगे। यस, खुशी जी, सरिता जी, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। शारीरिक और मानसिक अवस्था श्रेष्ठ होनी चाहिए। गर्भवती माता की शारीरिक और मानसिक अवस्था श्रेष्ठ होनी चाहिए। पांचवा सवाल, गर्भावस्था के लिए ब्लैंक और ब्लैंक श्रेष्ठ ऋतु है। कंसीव करने के लिए, गर्भाधान की प्रक्रिया के लिए खाली जगह और खाली जगह ऋतु श्रेष्ठ है। कल के सेशन में हमने इस सवाल को सुना था। गर्भावस्था के लिए, गर्भाधान की प्रक्रिया के लिए कौन सी 2 ऋतुएं श्रेष्ठ है? यस, वसंत और वर्षा ऋतु। संगीता जी ने सही जवाब दिया है, सयाली जी, डॉक्टर किरण जी, आरती जी, चांदनी जी, के एच पटेल जी हमारे साथ हैं, अक्षिता जी हमारे साथ, मनाली जी, प्रेरणा जी, सभी सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छी तैयारी कर कर आए हैं। आपने बहुत अच्छी तरीके से एप्लीकेशन को प्रॉपरली घोल कर पी लिया है अच्छी तरीके से। चलो छठा सवाल, गर्भाधान का श्रेष्ठ समय कौन सा है? गर्भाधान के लिए 2 श्रेष्ठ समय बताए गए हैं, तो दोनों श्रेष्ठ समय कौन से हैं? कौन से दोनों श्रेष्ठ समय पर गर्भाधान की प्रक्रिया करनी चाहिए, समागम की प्रक्रिया करनी चाहिए, जो एक श्रेष्ठ आत्मा के आह्वान के लिए बेस्ट है? यस, मनाली जी सही जवाब, चांदनी जी सही जवाब, संगीता जी, सेजल जी, डॉक्टर किरण जी, सुबह 4 से 6 यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, और रात को 9 से 11, बिल्कुल सही जवाब है आप सभी का।
7वें सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान माता को ब्लैंक एंड ब्लैंक एंड ब्लैंक रहना चाहिए। ये जो गर्भ संस्कार का गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल आपके सवाल की तरफ आ गया है आपके सामने। कृपाली जी सही जवाब दे रही हैं, अक्षिता जी भी सही जवाब दे रही हैं यहाँ पर, राजेश जी ने भी सही जवाब दिया है, वेरी गुड। कौन से 3 गोल्डन वर्ड्स हैं जो गर्भावस्था के दरमियान माता को रहना चाहिए? यस, वेरी गुड, सही जवाब है आप सभी की ओर से। जॉयफुल, पॉजिटिव एंड वर्चुअस, आनंदमय, सकारात्मक और संस्कारमय वातावरण में रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्भ संस्कार आप सभी ने अच्छी तरीके से आत्मसात कर लिया है। 8वां सवाल, सुधार ब्लैंक में होना चाहिए, ब्लैंक में नहीं। सुधार खाली जगह इसमें होना चाहिए पर इसमें नहीं। और ये सेंटेंस किन महान संत विभूति ने दिया था, उनका भी नाम आपको यहाँ पर लिखना है। हमने पूज्य लिखकर उनका नाम लिखने की जगह खाली छोड़ी हुई है। तो यस, उन महान संत विभूति का नाम भी हमें यहाँ पर याद करना है और उनका आभार मानेंगे, हम उनका धन्यवाद मानेंगे कि उन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण बात, जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट सीख दे दी। यस, सभी का बिल्कुल सही जवाब आना शुरू हो गया है। सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। और परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ये गोल्डन वर्ड्स दिए थे, सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। वेरी गुड। 9वां सवाल, माता का गर्भ एक डैश ब्लैंक, एक खाली जगह है, क्या है? माता का गर्भ क्या है? क्विकली आंसर्स आप सब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। फेसबुक पर भी हमारे सारे फ्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी से आंसर दे रहे हैं। प्रगति जी का आंसर आ चुका है, कृपाली जी का आ चुका है, मनाली जी सभी आंसर दे पा रही हैं। के एच पटेल जी का आंसर आ रहा है, प्रगति मेहता जी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। ये सवाल का जवाब थोड़ा सा अटपटा शायद काफी लोगों को लग सकता है, पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से जवाब आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी, पाठशाला, विद्यालय, ऑलमोस्ट समानार्थी शब्द आ रहे हैं, पर बिल्कुल सही जवाब है आप सभी के। माता का गर्भ एक पाठशाला है, एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, जहां पर बच्चा अपने जीवन की सबसे अहम शिक्षा पाने की शुरुआत करता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल पर आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, गर्भ संस्कार की शुरुआत कब से करनी चाहिए? यस, ये दुविधा आज से 2 दिन पहले सभी के मन में थी, पर आज आप अपने जवाबों से मुझे बताएंगे कि गर्भ संस्कार की शुरुआत करने का आदर्श समय कौन सा है। यस वर्षा जी, बिल्कुल सही। डॉक्टर किरण जी एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप। प्लानिंग फेज से 3 महीने पहले से, जब पहली बार माता पिता डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, उसी समय से गर्भ संस्कार की शुरुआत हो जाती है। और प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दरमियान हर रोज गर्भ संस्कार का पालन होना चाहिए। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट आंसर्स आप सभी की तरफ से। 11वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। गर्भ संस्कार के पालन द्वारा ब्लैंक गुणों वाले संतान की प्राप्ति हो सकती है। माता पिता के उद्देश्य से यह सवाल पूछा गया है। गर्भ संस्कार के पालन द्वारा खाली जगह गुणों वाले संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर एप्लीकेशन के आधार पर, जो हमने मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है उसके आधार पर जवाब देखें तो ऑलमोस्ट सभी के सही जवाब आ रहे हैं। कुछ 2-3 फ्रेंड्स ने बेस्ट, श्रेष्ठ ऐसे आंसर भी लिखे हैं, वो भी सही आंसर ही है, पर एप्लीकेशन के आधार पर जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो है इच्छित गुणों वाले संतान की प्राप्ति हो सकती है। यस, माता पिता विधाता बन जाते हैं इस समय, और वो जो चाहते हैं, वो जैसे गुण बच्चे में लाना चाहते हैं वैसी दिनचर्या फॉलो करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि इच्छित गुणों वाले संतान की प्राप्ति हो सकती है गर्भ संस्कार के पालन द्वारा। और ये रहा आज का 12वां और अंतिम सवाल, गर्भ संस्कार के दौरान शिशु के दिमाग का खाली जगह प्रतिशत विकास हो जाता है। मैं सवाल पूरा करूं उसके पहले तो आपके जवाब आ चुके हैं। आप सभी अपनी पीठ को थपथपाइए। अगर हम साथ में होते तो हमारी पूरी टीम आपको शाबाशी देती, पर अभी हम अगर थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए दूर बैठे हुए हैं, तो आप सभी अपनी पीठ को थपथपाइए, शाबाशी दीजिए अपने आप को। ऑलमोस्ट सभी ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए हैं, और इसी के साथ मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप सभी गर्भ संस्कार वॉरियर्स बन चुके हैं। आप सभी गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग अब अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं।
आप सभी गर्भ संस्कार का ज्ञान आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में, आपकी पूरी जो लोकालिटी है, आसपास के सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी मैजेस्टिक गर्भ संस्कार परिवार का ही हिस्सा हैं अब, और आप सभी गर्भ संस्कार का प्रचार हमेशा इसी तरह से करते रहेंगे। इसी आशा के साथ कल के सेगमेंट में कौन कौन फ्रेंड्स को हमने विजेता घोषित किया है, ऑलमोस्ट ढेर सारे लेटर्स आए। हमारी पूरी टीम पढ़ते पढ़ते बहुत प्रभावित हुई। आप सभी के अंदर राइटिंग की गजब स्किल है, आप सभी के अंदर जो मातृत्व का भाव है वो अद्भुत तरीके से आपने अपने पत्रों में प्रदर्शित किया। पर अगेन हमारी लिमिटेशंस की वजह से हम सिर्फ 5 लोगों के नाम यहाँ पर अनाउंस कर पा रहे हैं। तो हम सभी साथ में मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे 5 मित्रों को। सयाली जी तांबे नासिक से, तरन अरोरा जी लुधियाना से, विरल पटेल जी यूएसए से, अमेरिका से, लिजा मोरे जी पुणे से, और धवल मेहता जी अहमदाबाद से। इन 5 मित्रों को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बधाइयां देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे पत्र लिखे थे। इसी के साथ जिन फ्रेंड्स ने पत्र भेजे थे उन सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, क्योंकि आप सभी ने अद्भुत लिखावट की है। और जब आपके बच्चे इन लेटर्स को पढ़ेंगे ना, तब उनको आपके प्रति जो एक भावना है, आपके प्रति जो आदर है, वो अनेक गुना बढ़ जाएगा। इतना अद्भुत प्रशंसनीय कार्य आप सभी ने किया है। चलिए अब कल का होमवर्क देख लेते हैं। कल का होमवर्क ये है कि आप सभी को हैशटैग हैप्पी गर्भ संस्कार के नाम का एक प्यारा सा ड्राइंग बनाना है। ये ड्राइंग के अंदर आप अपनी कोई भी क्रिएटिविटी डाल सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आप इसका एक प्यारा सा राइटिंग करें, जैसे हम स्कूल में मेरा भारत महान वगैरह शब्दों को 2 लाइंस में शब्द लिखते थे, अक्षर लिखते थे, फिर उनमें अलग अलग प्रकार के कलर भरते थे। ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। कोई प्रेग्नेंट मदर को कोई विश कर रहा है, ऐसा कुछ भावनात्मक चित्र बना सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, आपके पास कंट्रोल है सारा। आप स्केच कर सकते हैं, आप कलर भर सकते हैं उसके अंदर, आप नॉर्मल एक ड्राइंग बनाकर भी हमें भेज सकते हैं। पर कुछ भी क्रिएटिविटी आपको करनी ही है, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाइए और एक प्यारा सा चित्र बनाकर भेजिए कि जिस चित्र को देखकर हैप्पी गर्भ संस्कार बोलने की भावना हर एक इंसान के अंदर जागे। इन सभी चित्रों को हम हमारे फेसबुक पेज पर, इनकी वीडियोस बनाकर इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, मैजेस्टिक गर्भ संस्कार से जुड़े हुए लाखों परिवारों तक हम इन सभी चित्रों को पहुंचाने वाले हैं। तो आप इस क्रिएटिविटी के द्वारा समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। तो इसी भावना के साथ आपको पहली एक्टिविटी ये करनी है कि हैशटैग हैप्पी गर्भ संस्कार का एक प्यारा सा ड्राइंग बनाना है और उसे हमें व्हाट्सएप करना है। कोशिश करिएगा कि बिल्कुल स्क्वायर फोटोग्राफ आप अच्छी तरीके से खींचे, ताकि हम उस फोटोग्राफ का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके, मैक्सिमम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सके। अगर स्कैनर्स की फैसिलिटी है आपके मोबाइल में तो स्कैनिंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करिएगा ताकि फोटोग्राफ बहुत परफेक्ट तरीके से आए। और दूसरा होमवर्क है कि गर्भ संस्कार और मदरहुड के रिलेटेड कुछ ड्राइंग्स, पोएम्स, लाइंस, आर्टिकल्स ये आपको लिखकर भेजना है। ये एक्टिविटी हमने इसलिए डिसाइड की है कि जब हमने आपके लेटर्स पढ़े तब हमें पता चला कि हर एक माता के अंदर एक लेखक छुपा हुआ है, एक कवि छुपा हुआ है, एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है। तो इसी चीज को कुछ करने का अवसर मिले, एक प्लेटफॉर्म हम देने का प्रयास कर रहे हैं कि गर्भ संस्कार के विचार को आप सभी ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। मातृत्व आपके रगो रग में बसा हुआ है। तो इन दोनों विचारों को आप ड्राइंग के माध्यम से, पोयम के माध्यम से, कुछ लाइन्स के माध्यम से, कुछ आर्टिकल्स के माध्यम से, किसी माध्यम से आप आ सकते, बस बहने का मौका दीजिए। और कल हम वापस जुड़े, तब तक का टाइम है आपके पास। 3 बजे के पहले पहले आप अपने बनाए हुए जो भी कृतियां हैं, कविताएं हैं, कोई आर्टिकल्स हैं, कुछ निबंध हैं, कोई विचार हैं, जो भी आपने तैयार किया है, अगर किसी के पास ये कैपेसिटी है कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या छोटे वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से बना सकती हूँ, या आपके हस्बैंड उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, या आप टिकटॉक वीडियोस बना सकते हैं हैप्पी गर्भ संस्कार रिलेटेड, या आई फॉलो गर्भ संस्कार रिलेटेड, या मदरहुड के रिलेटेड, या 80% ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है, जॉयफुल रहना चाहिए, ये जितने भी हमारे गोल्डन लाइंस हैं इनके रिलेटेड अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटीज कर सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है। हमारा एक ही टारगेट है कि हम इस क्रिएटिविटी द्वारा हमारे इस विचार को लोगों तक पहुंचाएं और हम भी मजबूत बने, राइट।
तो इट कुड बी एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास 100% सारे कंट्रोल है। अगर आप करते समय कहीं कोई कंफ्यूजन आए आपके मन में, तो आप हमारी टीम का तुरंत कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। अगर आपके मन में कोई आइडिया है पर आप उससे प्रॉपरली आकार नहीं दे पा रहे, अगर आप अटक रहे हैं, तब भी आप हमारी टीम को कांटेक्ट करिए। हमारे पास भी बहुत सारे क्रिएटिव मेंबर्स हैं टीम में, वो आपको हेल्प करेंगे, आपके आइडियाज को और पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों एक्टिविटी बेबी के राइट ब्रेन को पावरफुल बनाने वाली है। तो इस तरह से दोनों फायदा होगा, हम प्रचार भी कर पाएंगे गर्भ संस्कार के विचार का लाखों करोड़ों लोगों तक, और साथ ही साथ हम हमारे बच्चे को भी क्रिएटिविटी का एक पोर्शन दे पाएंगे। कल के सेशन में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। हर्डल्स इन द फॉलोइंग गर्भ संस्कार एंड मिथ्स। हमने गर्भ संस्कार कैसे पालन करना है सब कुछ समझ लिया, राइट? पर पिछले 12 वर्षों से हम ये जो कार्य में जुड़े हुए हैं, तो हमने ये भी देखा है कि काफी मदर्स को अनेकों प्रकार की परेशानी आती है गर्भ संस्कार पालन करने के लिए। तो वो कौन सी परेशानी आती है, उन सभी परेशानियों को कल हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और सिर्फ परेशानियां बताकर हम आपको छोड़ नहीं देने वाले, हम आपके साथ आपकी पूरी यात्रा में जुड़े हुए हैं। तो इन परेशानियों का समाधान क्या है, किस तरह से इन परेशानियों को हम चुटकियों में गायब कर देंगे और आसानी से गर्भ संस्कार का पालन हंसते खेलते इच्छित गुणों का चयन बच्चे में करवाते हुए कैसे गर्भ संस्कार का पालन डेली बेसिस पर कर पाएंगे, उस पूरी बात को कल हम समझने वाले हैं। गर्भ संस्कार के कोर्स को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसके लिए आपको जरूरत है नोट पेन केवल कल लाने की, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बाकी सारी एक्टिविटीज हम फिजिकल एक्टिविटीज ही करने वाले हैं, तो हम साथ में मिलकर इस तरह से कर पाएंगे। और कल आप सबको एप्लीकेशन में से एक सवाल बनाकर लाना है। जैसे आज हमने आपको 12 सवाल किए, उस तरह से आपको एक एक सवाल कल बनाकर लाना है। और सेशन के एंड में हम अगेन क्विज खेलेंगे और बारी बारी आपको एक एक सवाल करने हैं और हम साथ में मिलकर सब उसके जवाब देंगे, राइट? तो ये था आज का हमारा सेशन। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आज का सेशन आपको कैसा पसंद आया? कोई सवाल हो आपके मन में तो वो अब आप फटाफट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कल के सेशन के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी आप अभी पूछ सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस कर लेंगे। यस, एक और सवाल जो हमें व्हाट्सएप पे हमारे एक फ्रेंड ने पूछा था कि गर्भ गीता या ऐसी कोई चीजें पढ़नी चाहिए। तो देखिए, हम पढ़ने की सारी बातें की, तो उसमें ये बात को भी हम इसी तरीके से समझेंगे कि इवन महाभारत भी गर्भावस्था में पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, राइट? आपको उसमें से नेगेटिव बातें लेनी है या पॉजिटिव बातें लेनी है। अगर आप पॉजिटिव बातें ले सकते हैं तो आप हिटलर की स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, राइट? क्योंकि हिटलर के अंदर भी कुछ तो अच्छा था। दुनिया के हर एक इंसान में हो सकता है कि 100 बुराइयां हो, पर 2 अच्छाइयां भी तो है। हमें उन 2 अच्छाइयों को पकड़ना है, तो उस विजन से हमें पढ़ना है। गर्भ गीता को पढ़ने की बात इसलिए ज्यादा बताई जाती है क्योंकि गर्भ गीता के अंदर आत्मा और परमात्मा की बात छुपी हुई है। हमें आत्मा रूप बनकर परम पिता परमात्मा को मिलना है, उससे जुड़ना है। ये मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल है। तो इस गोल को हम समझ सके, हम शरीर का भाव नहीं पर आत्मा के भाव को प्राधान्य दें और आत्मा को मुख्य समझें, ये बात हमारे मन में भी फिट हो और हमारी संतान के मन में भी फिट हो। इस पवित्र भावना से गर्भ गीता या भगवत गीता की बात को ज्यादा से ज्यादा पढ़नी चाहिए, ये सजेस्ट किया जाता है। तो इसलिए ये बात आपने सुनी होगी। जयश्री जी पूछ रही है, सर इफ प्रेगनेंसी का 4th मंथ चालू है तो ऑल 3 मंथ राग सुनना चाहिए क्या? नहीं, जो मंथ चल रहा है उसी मंथ का राग सुनना चाहिए, आगे पीछे का करने की जरूरत नहीं है। इस बात को हम कल और ज्यादा डिटेल में समझने वाले हैं। इसके अलावा एक और सवाल, सर आई हैव अ क्वेश्चन। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि नीचे मत बैठो, खड़े खड़े ही ओम चैंटिंग करो, खड़े होकर ही प्राणायाम करो, क्योंकि नीचे बैठने से बच्चे का हेड हैवी हो जाता है। सरिता जी, देखिए ये भी एक मिथ है। इस मिथ का एक्चुअल रीजन क्या है और एक्चुअली इसकी क्या इम्पैक्ट आती है, इस पूरी बात को हम कल प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं। पर उनकी बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। बिल्कुल जमीन पर नहीं बैठना चाहिए प्रेगनेंसी के दरमियान। अगर आपको नीचे बैठना पड़ रहा है तो आपके नीचे आपको एक पिलो रखना चाहिए, कुछ सपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा बिल्कुल जमीन पर बैठना सेफ नहीं है। उनकी बात बिल्कुल सही है।
वो बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है, राइट। तो ये बात को हम हमेशा गौर रखकर चलिए, बिल्कुल सीधे जमीन पर मत बैठिए, राइट। अमीश जी पूछ रहे हैं कि ऐप में राग कहाँ है। म्यूजिक का जो सेगमेंट है ऐप में, उसमें राग दिए हुए हैं, ठीक है। सरिता जी, होपफुली आपको आपका एक्चुअल आंसर मिल गया होगा, पर इस बात को डिटेल में हम कल वापस समझेंगे, तब आप ज्यादा विस्तार से इसे समझ पाएंगे। वर्षा जी पूछ रही हैं, सर एक मंथ में मल्हार राग इज इम्पोर्टेंट और नॉट। वर्षा जी, पहले मंथ का कौन सा राग है ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, आपको खुद एप्लीकेशन में जाके देखना है। आप एप्लीकेशन में जाइए, म्यूजिक के सेगमेंट में हमने 9 महीनों के राग दिए हुए हैं, और उसमें टाइटल भी दे रखा है कि फर्स्ट मंथ का राग कौन सा है, तो आपको वो राग वहां पर जाकर सुनना है, ठीक है। ओके, सो ऑलमोस्ट डन। आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार, आई फॉलो गर्भ संस्कार, इन दोनों बातों को याद रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कल वापस हम मिलते हैं शार्प 3 बजे, और आपकी क्रिएटिविटी को कोई भी लिमिट रोक नहीं सकती। आप अद्भुत अपनी रचनाएं हमारे पास कल तक भेजने वाले हैं। इसी विचार के साथ घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। हैप्पी गर्भ संस्कार।